हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। कैसे हो सब? क्या हाल चाल सबके मित्रों? फटाफट बताएंगे क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? जल्दी से। ऑडिबल, विजिबल, बहुत प्लस प्लस, बढ़िया। सो शुरुआत करने जा रहे हैं आपके फेवरेट टॉपिक, आपके सबसे ज़्यादा हाइप वाले टॉपिक, आपके लास्ट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ग्राफ्स। ठीक है, ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ग्राफ। कुछ नहीं है, ग्राफ क्या होता है? एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर। हर बार की तरह फिर से वही चीज़। ठीक है, एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है ग्राफ, जो कि बेसिकली दो चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनता है। वो दो चीज़ें क्या होती हैं? वो दो चीज़ें होती हैं नोड्स एंड एजेस। कुछ नहीं है, इतना ही है। याद है? नोड्स के बारे में तुम पहले से जानते हो, ट्रीज के टाइम पे नोड्स पढ़ी थी। एजेस के बारे में तुम पहले से जानते हो, ट्रीज के टाइम पे एजेस पढ़ी थी। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि ग्राफ क्या है? ग्राफ इज अ डेटा स्ट्रक्चर जो कि बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है नोड्स एंड एजेस का। नोड्स किस लिए होती है? टू स्टोर डेटा। नोड्स का काम क्या है? डेटा को स्टोर करना, टू स्टोर डेटा। एंड एजेस का काम क्या है? टू कनेक्ट नोड्स, कनेक्ट नोड्स। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए एज का यूज़ करते हैं आप, और नोड के अंदर आपका डेटा रिसाइड करता है। क्या ये बात समझ में आती है? एकदम सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ, कुछ भी फैंसी यूज़ नहीं कर रहा। तो हमने बोला कि मेरे पास बहुत सारी नोड्स है, ये रही एक नोड, ये रही एक नोड, ये रही एक नोड, ये रही एक नोड, ये रही एक नोड। इसके अंदर तुम्हारा ए पड़ा हुआ है, इसमें बी है, इसमें सी है, इसमें डी है, इसमें ई है। तो ये तुम्हारी सारी की सारी क्या हो गई? ये तुम्हारी सारी की सारी नोड्स हो गई। ठीक है, अब मुझे इन सारी नोड्स को कनेक्ट करना है। मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये सारी की सारी क्या क्या हो गई? ये सारी एजेस हो गई। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये एक नोड है और ये एक एज है। क्या ये बात समझ में आती है हमको? क्या ये बात समझ में आती है हमको? तो क्या मुझे ग्राफ की एक लेमन टर्म में डेफिनेशन समझ में आती है? कुछ भी नहीं है यार, एक डेटा स्ट्रक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड एजेस, खत्म। क्या मुश्किल है समझना? क्या ये समझना मुश्किल है? तो मैं यहाँ पे क्या सकता हूँ कि नोड्स कौन कौन सी है मेरे पास? यहाँ पर नोड्स मेरे पास है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। ठीक है, इनको मैं वर्टेक्स भी कह देता हूँ, इनको मैं वर्टेक्स भी कहता हूँ कभी कभी। ठीक है, इनको मैं वर्टेक्स भी कह देता हूँ कि भाई ये वर्टेक्स है मेरी। तुम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में देखोगे इसको वर्टेक्स बता रखा होगा या नोट्स बता रखा होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि एजेस कौन कौन सी है मेरे पास? एजेस कौन कौन सी मेरे पास? मेरे पास ए से बी की एक एज है, और डी से ए की एक एज है, ई से बी की एक एज है, डी से बी की एक एज है, और बी से सी की एक एज है। यही है मेरे पास, यस और नो? ए से बी नहीं है, बढ़िया, वेरी गुड। ए से डी है ये, बढ़िया। किसने तो पकड़ा? डी से सी कहाँ यार? देखो, डी और सी आपस में कनेक्टेड थोड़ी हैं। अगर यहाँ से कनेक्टेड होते तो मैं कहता एज है, पर कनेक्टेड है नहीं, इसलिए डी से सी एज नहीं है। ए से डी मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, डी से ई मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, ई से बी मतलब ये वाली लाइन की बात कर रहा हूँ, डी से बी मतलब ये लाइन की बात कर रहा हूँ, बी से सी मतलब इस लाइन की बात कर रहा हूँ। इनडायरेक्ट कुछ नहीं होता भाई, मुझे डायरेक्टली देखना है। इनडायरेक्ट एज की बात कोई चीज़ नहीं होती, इनडायरेक्ट एज। अब ग्राफ्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ग्राफ तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एग्जिस्ट कर सकते हैं। एक बच्चे ने बड़ा सही सवाल पूछा, ग्राफ क्यों पढ़ रहे हैं भैया? ग्राफ एक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसकी एप्लीकेशन तुमने अपने आसपास बहुत जगह देखी होगी। ग्राफ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, इसकी एप्लीकेशन तुमने अपने आसपास बहुत जगह देखी होगी, जैसे कि गूगल मैप। गूगल मैप एक बच्चे ने बहुत सही एग्जांपल दिया, गूगल मैप। फेसबुक बहुत से एग्जांपल दिया। एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपना रिज्यूमे के अंदर एक प्रोजेक्ट लिखा था। ठीक है, जनरली तुम देखोगे कि लोग ना C++ में कुछ खास प्रोजेक्ट बना नहीं पाते, वो बस एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बना के चला देते हैं काम पर, जो कि बहुत बेकार होता है। तो हमने क्या किया था, मैंने एक बस सिस्टम बनाया था। ठीक है, तो उसमें क्या था, उसमें हमने C++ ग्राफिक्स का यूज़ करके, सी ग्राफिक्स का यूज़ करके पूरा का पूरा एक राउट दिखाया कि भाई ये एक स्टेशन है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। काइंड ऑफ एक ग्राफ ही तो है ये, और क्या है? यस और नो? और मेरी बस थी यहाँ पे, यहाँ मेरी बस थी, और मैं किसी एक सोर्स लोकेशन से किसी एक डेस्टिनेशन लोकेशन तक शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता था, शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता था। और जो मेरी बस दिख रही है, ये बस उस शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू ट्रैवल करते हुए वहाँ तक पहुँचती थी, जो कि बड़ा प्यारा था, जो कि बड़ा प्यारा प्रोजेक्ट था। क्योंकि जनरली नहीं बनाते ऐसे कुछ लोग। ठीक है, पहली बात कि ग्राफ टॉपिक पर बेस्ड है, और जनरली सबके अंदर ये नोशन है, चाहे वो तुम्हारा इंटरव्यूअर हो, चाहे वो तुम खुद हो, ये ग्राफ एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ग्राफ एक मुश्किल टॉपिक है। ठीक है, तो जब ये चीज़ मैं बनाता था तो ये काइंड ऑफ यूनिक, इतनी मतलब इतना खतरनाक प्रोजेक्ट नहीं था, मुश्किल से 800 लाइन के आसपास कोड था इसमें। ठीक है, और ऐसा कोई भयंकर कोड नहीं था, नॉर्मल कोड ही था, पर फिर भी काइंड ऑफ यूनिक चीज़ कुछ दिखती है। तो इंटरव्यूअर पूछता था कि क्या करा है इसके अंदर, समझाना एक बार। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैंने डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम का यूज़ किया हुआ था, जिसको मैं डिजकस्ट्रा कहता हूँ, पर डाइक्स्ट्रा कहते हैं इसको अंग्रेज लोग। तो इसका यूज़ किया था। तो
तुम्हारे सामने का एप्लीकेशन, जैसे हमने गूगल मैप की बात करें तो हम भी तो मैप वाली एक फंक्शनलिटी रन कर रहे हैं इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर, बस सिस्टम के अंदर भी, राइट, कि तुम शॉर्टेस्ट पाथ निकालो एक सोर्स लोकेशन से एक डेस्टिनेशन लोकेशन तक, वहाँ पे सी प्लस ग्राफिक्स के थ्रू उसको रन करवा रहे हो बस को, राइट। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है, तुम्हें म्यूचुअल फ्रेंड जो दिखाया जाता है कि ये जैसे इंस्टाग्राम में दिखाता है, इंस्टाग्राम में लिंक्डइन पे दिखाता है कि ये जो है तुम्हारा फर्स्ट लेवल ऑफ कनेक्शन है या सेकंड लेवल ऑफ कनेक्शन है, ऐसा कुछ दिखाया जाता है। या फेसबुक पे तुम्हारी म्यूचुअल फ्रेंड दिखाए जाते हैं, या गूगल मैप में लोकेशन दिखाई जाती है, शॉर्टेस्ट पाथ दिखाया जाता है, राइट। तो बहुत सारी एप्लीकेशन है ग्राफ की। तुम आज जाना और क्लास खत्म होने के बाद 10 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पढ़ना ग्राफ की कि क्या क्या होता है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर से, तुम्हें अच्छा लगेगा, अच्छा समझ के अच्छा तभी पढ़ रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। एक बार ये पढ़ना। तो अभी तक समझ में आया कि ग्राफ एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि नोड्स एंड एजेस के कॉम्बिनेशन से बनता है। बहुत सारे नोड्स होंगी, बहुत सारे नोड्स आपस में कनेक्टेड होंगी यूजिंग एजेस, और उसे हम ग्राफ कह देते हैं। उस स्ट्रक्चर को जो क्रिएट हो गया है उसे मैं ग्राफ कह देता हूँ, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि ग्राफ के टाइप्स क्या क्या होते हैं। मैंने बोला मेरे को यार 2 टाइप्स के बारे में बात करनी है अभी के लिए सिर्फ। वो 2 टाइप्स कौन से हैं? एक है डायरेक्टेड ग्राफ, एक है अनडायरेक्टेड ग्राफ। एक है डायरेक्टेड ग्राफ, एक है अनडायरेक्टेड ग्राफ। ध्यान से देखते रहो फटाफट। अब हमने बोला कि अगर तुम्हारा ग्राफ इस प्रकार है कि यहाँ से यहाँ तक एक एज है, यहाँ से यहाँ तक एक एज है, और यहाँ से यहाँ तक एक एज है, यहाँ ए पड़ा हुआ है, यहाँ बी पड़ा हुआ है, यहाँ सी पड़ा हुआ है। इस टाइप के ग्राफ को मैं क्या बोलता हूँ? इस टाइप के ग्राफ को मैं क्या बोलता हूं? जहां पर तुम्हारी एज के अंदर एक एरो लगा होता है, डायरेक्टेड ग्राफ होता है ये होता है डायरेक्टेड ग्राफ, जिसमें तुम्हारी एज जो होती है डायरेक्टेड होती है, एरो लगा होता है, राइट। इसे मैं कहता हूं डायरेक्टेड ग्राफ। क्या मतलब है इस बात का? इस वाले ग्राफ में मैं कह सकता हूं मेरे पास कौन कौन सी एज है। मेरे पास ए से सी एक एज है, मेरे पास सी से बी एक एज है, और मेरे पास ए से बी एक एज है, राइट। देखो ए से बी जा रही है, ए से सी जा रही है, और सी से बी जा रही है। तो ये मेरे पास एज लिस्ट बन गई, सारी एजेस की लिस्ट आ गई, राइट। तो मेरे को क्या समझ में आया? डायरेक्टेड ग्राफ वो ग्राफ होता है जहां पर एजेस जो होती हैं पॉइंटेड होती हैं, डायरेक्टेड होती हैं, एरो बना हुआ होता है। अगर मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करूं तो वो कैसे बनेगा? मैंने बोला लेट से कि ये एक नोड है, ये एक नोड है, और ये एक नोड है, ये एज है, ये एज है, ये एज है। क्या यहाँ पे कोई एरो देख पा रहे हैं हम? क्या यहाँ पे हमको एरो दिख पा रहे हैं? नहीं। तो जहां पर तुम्हें एरो नहीं दिख रहा, ऐसे नॉर्मल एक लाइन क्रिएट कर रखी है, इसको मैं क्या कहता हूं कि ये तुम्हारी एक अनडायरेक्टेड एज है, या फिर कह सकता हूं कि पूरा का पूरा ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। क्या ये बात समझ में आ रही है मुझे? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे एक बड़ी प्यारी चीज़ है, एजेस की बात करते हैं। फ़र्क क्या पड़ता है इससे? यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ए से, सॉरी एरो नहीं लगाना, यहाँ मैं कह सकता हूँ ए से सी एक एज है, और सी से ए भी एक एज है, ये कह सकता हूं। पर यहां पे मैं ए से सी एक एज कह सकता हूं, पर सी से ए एज नहीं कह सकता। ये फर्क है, समझ रहे हो? ए से सी एक एज मानूंगा, पर सी से ए एज नहीं मानूंगा। जबकि यहां पर इससे यहां तक एज मान सकता हूं, और इससे यहां तक भी एज मान सकता हूं। सेम सी से बी एक एज है, और बी से सी भी एक एज है। सेम ए से बी एक एज है, और बी से एक एक एज है, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है, इसमें एज तुम्हारी बाई डायरेक्शनल होती है। तुम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, और यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो। क्या बात समझ में आती है? बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। और ये जो तुम्हारी पॉइंटेड एज है, ये तुम्हारी यूनि डायरेक्शनल होती है कि भाई एक ही डायरेक्शन में मानेंगे, दूसरे डायरेक्शन में नहीं मानेंगे। क्या बात समझ में आती है? डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब एक नोड से दूसरी नोड की तरफ पॉइंटेड एज। अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब कि तुम एक नोड से दूसरी नोड पे भी एज मान सकते हो, और दूसरी नोड से पहली नोड पे भी एज मान सकते हो। ये कहना चाहता हूं बस मैं, ठीक है। तो क्या मुझे डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ की डेफिनेशन समझ में आई? समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बोला, थोड़ा सा और ऐड करते हैं। मैंने कहा चलो डायरेक्टेड ग्राफ लिखो यहाँ फटाफट, डायरेक्टेड ग्राफ लिखो फटाफट यहाँ पे। तो एक डायरेक्टेड ग्राफ फटाफट बना लेते हैं। तो मैंने सिंपल से एक बात बोली कि फटाफट एक डायरेक्टेड ग्राफ बना लो। हमने बोला ये लो, ये लो, ये लो। तुमने बोला यहाँ तक ये जा रही है, यहाँ से ये जा रही है, यहाँ से ये जा रही है, यहाँ से ये जा रही है, और यहाँ से ये जा रही है। ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। मैंने कहा अगर तुम्हारी इस एज के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है, 3 लिख दिया, लेट्स से यहाँ 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 1 लिख दिया, 4 लिख दिया, तो जब ऐसे कोई मैग्नीट्यूड दिया होता है, ऐसे कोई नंबर दिया होता है, तो मैं उसे क्या कहता हूँ? मैं उसे कहता हूँ वेट, कि मेरी इस एज का वेट, एज इसका नाम लेट्स से E1 बोल देता, मतलब एज E1 का वेट कितना है? एज E1 का वेट 3 है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? और इस टाइप के ग्राफ को जहां पर वेट दिए होते हैं, उस टाइप के ग्राफ को मैं क्या कहता हूं? उसे मैं कहता हूं वेटेड ग्राफ। तो यहां पर ओवरऑल मैं क्या कह सकता हूं इस ग्राफ को कि ये एक वेटेड ग्राफ है जो कि डायरेक्टेड है। तो ये हो गया वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। वेटेड मतलब एज के ऊपर वेट दिए हुए हैं, डायरेक्टेड मतलब एज जो है उसमें एरो लगा हुआ है, और ग्राफ तो है ही है। क्या बात समझ में आती है भैया? वेट कुछ भी हो सकता है, हाँ इनपुट में दिया हुआ वेट यार, ठीक है। अब लेट्स से
अब लेट्स से मैंने बोला कि अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करते हैं, एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर फटाफट एक ग्राफ बनाया हमने, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। तो लेट्स से यहाँ पर वेट अगर नहीं दिए हुए, अगर यहाँ पर वेट नहीं दिए और मुझे वेट की नीड है, ठीक है, अगर यहाँ पर वेट नहीं दिए हुए एज के ऊपर, मुझे वेट की नीड है, तो मैं बाय डिफॉल्ट वेट को क्या मान सकता हूँ, मैं बाय डिफॉल्ट सारे के सारे वेट को 1 मान सकता हूँ। अगर यहाँ पर वेट नहीं दिए होते और मुझे किसी तरीके से वेट चाहिए था अपने क्वेश्चन को प्रोसेस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 लगा सकता हूँ। पर लेट से 1 नहीं दिया, यहाँ पे उन्होंने मार्क कर रखा है 2 3 4 5 ऐसे दे रखा है, तो इस पूरे ग्राफ को मैं क्या बोल दूंगा कि भाई ये बन गया तुम्हारा वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। ऐसा सेम डायरेक्टेड ग्राफ में भी होगा, डायरेक्टेड ग्राफ में ऐसा सेम मान सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, चल सकता है, ठीक है। तो वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ तुमने देख लिया और वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ तुमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट के बारे में जिसे हम कहते हैं डिग्री। तो लेट्स से मेरे पास यहाँ पर एक अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मेरे पास यहाँ पर ए है, मेरे पास यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है और यहाँ पर ई है। मैंने कहा जी ये ऐसे एक ग्राफ तुम्हारा बना पड़ा है, ये तुम्हारा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बना पड़ा है, ठीक है। तो मैंने सिंपल सी बात बोली कि डिग्री ऑफ ए कितनी होगी, यहाँ पर डिग्री ऑफ ए कितनी होगी। डिग्री ऑफ ए का मतलब अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस के अंदर डिग्री ऑफ ए का सिंपल सा तात्पर्य है कि कितनी एजेस उससे जुड़ी हुई है। तो मैंने कहा ए से एक एज ये वाली जुड़ी है, एक एज ये वाली जुड़ी है और एक एज ये वाली जुड़ी है, डिग्री ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो गई। अगर लेट से मैं बोलता हूँ डिग्री ऑफ सी, तो डिग्री ऑफ सी से सी वाली नोड से कितनी एज जुड़ी है, एक एज ये वाली जुड़ी हुई है, एक एज ये वाली जुड़ी हुई है, आंसर आ गया 2। ऐसे ही मैंने बोला कि लेट से डिग्री ऑफ ई से कितनी एज जुड़ी हुई है, मैंने कहा एक एज ये वाली जुड़ी है, एक एज ये वाली जुड़ी है, आंसर आ गया 2। ऐसे ही मैंने कहा डिग्री ऑफ बी से कितनी एज जुड़ी है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, आंसर आ गया 3। 2 पता नहीं कैसे बोला एक बच्चे ने। मैंने बोला डिग्री ऑफ डी कितनी बनेगी, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, 4 आंसर आ गया। तो ये डिग्री है। ये सारे कॉन्सेप्ट आगे जाके हम सीखेंगे, कहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, पर अभी बस एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ऐसे ही मैं बात करता हूँ 2 और डिफरेंट टर्म्स के बारे में जिनका नाम है इन डिग्री एंड आउट डिग्री, ठीक है, इन्हें समझ लेते हैं एक बार। तो मैंने कहा मान लो मेरे पास यहां पर एक डायरेक्टेड ग्राफ बना पड़ा है, मैंने कहा ए बी सी डी ई, यहाँ से यहाँ पे एक एज है, यहाँ से यहाँ पे एक एज है, यहाँ से यहाँ पे एक एज है, यहाँ से यहाँ पे एक एज है और यहाँ से यहाँ पे एक एज है। तो इन डिग्री का मतलब क्या है, इन डिग्री ऑफ ए निकालते हैं। तो मैंने कहा इन डिग्री मतलब जितनी पॉइंटेड एजेस तुम्हारी तरफ आ रही हैं। मैंने बोला ए नोड के तरफ जितनी एजेस आ रही हैं, ए से ये वाली एज बाहर की तरफ जा रही है, ये वाली एज बाहर की तरफ जा रही है, तो ए की तरफ तो कोई भी एज नहीं आ रही, यानी आंसर आ गया 0। ऐसी लेट से मैंने बोला होता इन डिग्री ऑफ डी, यानी डी में कितनी एजेस आ रही हैं। देखो एक एज तो ये वाली आ गई डी में, एक एज ये वाली आ गई डी में, ये वाली चलो बाहर जा रही है, तो 2 एज तुम्हारी डी की तरफ आ रही हैं, तो आंसर आ गया 2। अब लेट्स से बोलता आउट डिग्री ऑफ डी, तो आउट डिग्री ऑफ डी का मतलब क्या हो गया, जितनी एजेस डी से बाहर जा रही हैं। तो मैंने कहा ये तो अंदर आ रही हैं, ये भी अंदर आ रही हैं, ये वाली बाहर जा रही है, तो आंसर आ गया 1। इन डिग्री मतलब जितनी एजेस तुम्हारी नोड की तरफ आ रही हैं, आउट डिग्री मतलब जितनी एजेस तुम्हारी नोड से बाहर की तरफ जा रही हैं। क्या बात समझ में आती है, जल्दी से बताएंगे, ठीक है। इस प्रकार अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, इसे हम कहते हैं पाथ। सो पाथ बेसिकली यार नाम से ही पता लग रहा है, पाथ का मतलब यह है कि तुमने एक सीक्वेंस ऑफ नोड्स बता दिया जो तुम ट्रैवर्स कर रहे थे, पर मेक श्योर करना उस सीक्वेंस के अंदर हर नोड सिर्फ एक ही बार विजिबल हो, कोई भी नोड एक बार से ज़्यादा बार तुम्हें नहीं दिखनी चाहिए, राइट। तो मैंने बोला पाथ क्या होता है, पाथ तुम्हारा ऐसा सीक्वेंस ऑफ नोड होता है जो तुम ट्रैवल करते हो, पर मेक श्योर करना उसमें कोई भी नोड तुम 2 बार राइट डाउन ना करो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कहाँ से कहाँ गया, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से ए से सी गया और सी से डी गया और डी से बी गया, तो मेरा पाथ क्या बन गया, ए से सी से डी से बी, तो ये मेरा एक पाथ बन गया। एग्जाम्पल के लेफ्ट से मैंने बोला मैं ए से बी गया, बी से डी गया, डी से ई गया और वापस ए आया, तो मेरा पाथ क्या बन गया, ए बी डी ई ए। क्या इसको पाथ कह सकता हूँ मैं, क्या मैं इसको पाथ कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। क्यों, क्योंकि आपने ए को 2 बार लिख दिया इसके अंदर, नहीं कह सकता मैं, रिपीट कर गया ना, सेम नोड रिपीट कर गई, पाथ के अंदर सेम नोड को रिपीट नहीं करना होता। क्या बात समझ में आती है। सर ये पॉइंटेड नहीं है, तो बेटा अनडायरेक्टेड ग्राफ है तभी तो पॉइंटेड नहीं है ना। चलो तो पाथ मतलब लग गया मैं सीक्वेंस ऑफ नोड को हम पाथ कर रहे हैं। अब अगले टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, इसे हम कहते हैं साइक्लिक ग्राफ।
इसे हम कहते हैं साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। साइक्लिक ग्राफ का मतलब क्या है कि एक सर्कल बन रहा हो भाई, एक सर्कल बन रहा हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि मेरे पास यहाँ पर ये एक नोड है ए, ये एक नोड है बी, ये है सी और ये है डी। मैंने कहा ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। यहाँ से यहाँ पे एज गई, यहाँ से यहाँ पे एज गई, यहाँ से यहाँ पे एज गई और यहाँ से यहाँ पे एज गई। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे एक सर्कल फॉर्म हो रहा है? क्या मैं ए से घूम के वापस ए तक आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हो। तो इस टाइप के ग्राफ को हम क्या कहते हैं? असाइक्लिक ग्राफ। मान लो यहाँ पर वेट भी दिए होते तो ये क्या बन जाता? वेटेड असाइक्लिक ग्राफ। अब क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टेड एजेस हैं तो ये बन गया डायरेक्टेड ग्राफ। तो पूरा नाम क्या बन गया इसका? इसका नाम बन गया वेटेड वेटेड साइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ। साइक्लिक, असाइक्लिक गलती से लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये क्या बन गया? वेटेड क्योंकि यहाँ पर वेट लिखे हुए हैं, साइक्लिक क्योंकि यहाँ पे साइकिल बन रही है, डायरेक्टेड क्योंकि यहाँ पर ये डायरेक्टेड एजेस हैं, ग्राफ तो ये है ही है, ठीक है। बात समझ में आती है? ऐसे ही मैं क्या कह सकता हूँ, एक और ग्राफ मेरे पास है जिसे मैं कहता हूँ असाइक्लिक ग्राफ, जिसके अंदर साइकिल नहीं होती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम क्या बना सकते हैं? हमने कहा ये रही एक नोड, ये रही एक नोड, ये रही एक नोड, ये रही एक नोड। मैंने कहा यहाँ से यहाँ पे एज है, यहाँ से यहाँ पे एज है, यहाँ से यहाँ पे एज है, यहाँ से यहाँ पे एज है। अब मुझे फटाफट बताओ क्या यहाँ पे मैं सर्कल बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। तो ये क्या बन गया? असाइक्लिक ग्राफ बन गया। और यहाँ पर मान लो वेट पड़े हुए हैं तो ये क्या बन गया? ये बन गया वेटेड असाइक्लिक ग्राफ। क्योंकि ये डायरेक्टेड एजेस हैं तो ये बन गया वेटेड असाइक्लिक डायरेक्टेड ग्राफ। क्या बात समझ में आती है? एक बच्चा पूछ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज भी साइक्लिक हो सकता है। हाँ बिल्कुल, साइकिल किसी भी तरीके से बने, चाहे ऐसे बने चाहे ऐसे बने, साइकिल साइकिल रहेगी, ठीक है। साइकिल मानेंगे उसको। वेट जीरो हो सकता है, जनरली होता नहीं है, जनरली होता नहीं है। तो मैं किसी क्वेश्चन में दिखेगा नहीं जीरो वेट जल्दी से। अब एक बच्चा बड़ा प्यारा सवाल पूछ रहा है कि भैया आपने सिर्फ डायरेक्टेड के अंदर बताया साइक्लिक और एसाइक्लिक, आपने अनडायरेक्टेड के अंदर नहीं बताया। मैंने कहा बेटा ध्यान से देखो, अनडायरेक्टेड के अंदर तुम्हें अंडरलाइंग प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी? अनडायरेक्टेड के अंदर मैंने तुम्हें साफ साफ बता रखा है कि जो ये तुम्हारी एज है इसे हमें बाई डायरेक्शनल ट्रीट करना है। इसका मतलब इस वाली एज को मैं ऐसे विजुलाइज कर सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक भी एक एज बनी पड़ी है, यहाँ से यहाँ तक भी एज बनी पड़ी है, यहाँ से यहाँ तक भी एज बनी पड़ी है, यहाँ से यहाँ तक भी एज बनी पड़ी है, यहाँ से यहाँ तक भी एज बनी पड़ी है, यहाँ से यहाँ तक बनी पड़ी है, यहाँ से यहाँ तक बनी पड़ी है, यहाँ से यहाँ तक बनी पड़ी है। तो यहाँ पर तुम अगर नॉर्मल वे में सोच के देखो तो क्या हर पार्ट या हर एक एज सर्कुलर नहीं बन रही? क्या हर किसी में साइकिल नहीं बन रही? 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 बिल्कुल बन रही है। तो इसमें डिस्कस ही क्या करूँ मैं? जो इतना ज़्यादा लॉजिकल चीज़ है उसके बारे में डिस्कस ही क्या करूँ मैं, राइट? हमेशा साइकिल ही बनी होगी इसमें। तो सभी एज का वेट होना जरूरी होता है यार? क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर कहीं पर क्वेश्चन में आधा में वेट दे रखे हैं, आधे में नहीं दिए, तो जो नहीं दिए होंगे उसके बारे में बताया होगा कुछ ना कुछ क्वेश्चन के अंदर ही। ओनली वन एज में साइकिल कैसे? अरे देखो ना यार, तुम मान लो ये वाली नोड जो है इस वाली नोड से कनेक्टेड है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। मैंने बोला अनडायरेक्टेड के केस में इसको मैं ए से बी भी एक एज मानूंगा और बी से ए भी एक एज मानूंगा। बोला था कि नहीं बोला था? याद दिलाओ, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। तो इसको मैं इस वाली एज को रिप्लेस करके ए से बी एक एज डायरेक्टेड एज लगा सकता हूँ और यहाँ से यहाँ भी एक डायरेक्टेड एज लगा सकता हूँ। अब मुझे साफ साफ बताओ क्या सर्कल दिख रहा है बनता हुआ? क्या ए से बी और बी से ए जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ ओनली वन एज में साइकिल एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है, बढ़िया। तो ये तुम्हारी कहानी हो गई, ये तुम्हारी कहानी हो गई, जितनी थ्योरेटिकल कहानी हमने सीखनी थी, ठीक है। चलो अब वापस एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या पढ़ा है और उसके बाद हम अपनी इंप्लीमेंटेशन पे चलेंगे। तो हमने बोला कि ग्राफ के बारे में हमने पढ़ा, एक प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर है जहाँ पर बेसिकली आप नोड्स एंड एजेस के कॉम्बिनेशन से एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हो तो उसे हम ग्राफ का देते हैं, ठीक है। नोड्स जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, एजेस जो कि नोड्स को कनेक्ट करने के काम आती है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये तुम्हारा एक ग्राफ था, एक एग्जांपल तुम्हें यहाँ पर दिखा रखा है। ये कुछ नोड्स हैं 1 2 3 4 5, ये कुछ एजेस हैं 1 2 3 4 5, इसे वर्टेक्स भी कह देते हैं। आगे चलते हैं। हमने बोला कि तुम्हें कुछ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन खुद से पढ़ के आने एक बार क्या क्या हो सकती है। और मैंने क्या बोला कि दो टाइप के ग्राफ एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। एक होता है डायरेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर तुम्हारी जो एजेस होंगी ऐसे पॉइंटेड होंगी। एक होते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर एजेस जो होंगी वो बाई डायरेक्शनल होंगी, यानी बी से सी भी एक एज मान सकता हूँ और सी से बी भी एक एज मान सकता हूँ, ठीक है। तो ये दो टाइप के ग्राफ हमने देख लिए। मेक श्योर करना कि इस चीज़ को तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो। मैंने बोला ए से सी एक एज है, लेट्स से मैं इतने पार्ट की बात कर रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ए से सी एक एज है, पर क्या मैं सी से एक एज कह सकता हूँ? नहीं कह सकता, क्योंकि ये पॉइंटेड एज है। ये स्पेसिफिकली बता रही है कि ए से सी जाना पॉसिबल है, सी से ए जाने पॉसिबल के लिए मुझे ऐसी एक एज चाहिए होगी, ठीक है। जबकि इस वाले केस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अनडायरेक्टेड वाले केस के अंदर यहाँ से ए से सी भी एक एज मान सकता हूँ और सी से ए भी एक एज मान सकता हूँ।
फिर मैं गया डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर वेट्स के बारे में, अगर यहाँ वेट लगे हुए हैं, कुछ नंबर दिया हुआ है तो उसको वेटेड ग्राफ बोलोगे तुम, ठीक है। फिर मैं गया आगे अनडायरेक्टेड ग्राफ के अंदर वेट लगे तो वेटेड बोलोगे, अगर वेट नहीं दिया हुआ अनडायरेक्टेड के अंदर तो तुम 1 मान सकते हो सारे के सारे वेट्स को। डिग्री के बारे में बात करी, अनडायरेक्टेड के केस में डिग्री क्या होती है, अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस के अंदर डिग्री जो होती है वो नंबर ऑफ कनेक्टेड एजेस होती है। जैसे बी से कितने एजेस कनेक्टेड हैं, 1 2 3, तो 3 एज हो जाएगी तुम्हारी। और इन डिग्री मतलब कि जिस नोड के अंदर की तरफ कितनी एजेस आ रही हैं, तो ये इन डिग्री दर्शाती है। आउट डिग्री मतलब किसी नोड से बाहर की तरफ कितनी एजेस जा रही हैं, वो आउट डिग्री दर्शाती है। फिर हम गए साइक्लिक ग्राफ, जहाँ पर एक साइकिल फॉर्म हो रही है, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज बनती हो चाहे वो क्लॉकवाइज बनती हो, जैसे तुम्हें सही लगता हो, उसे साइक्लिक ग्राफ कहते हैं। असाइक्लिक उसका उल्टा, जहाँ पर साइकिल नहीं बनती हो, ठीक है। और इतना ही है, इतना ही पढ़ा है हमने। अब इसके आगे हम बढ़ सकते हैं हमारे ग्राफ की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। अब इसके आगे बढ़ सकते हैं हम ग्राफ के इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। पाथ में कोई नोड रिपीट नहीं होगी भाव्या, कोई नोड रिपीट नहीं होगी। इन डिग्री आउट डिग्री इज ओनली फॉर डायरेक्टेड ग्राफ्स, बिल्कुल सही। कॉमन सेंस वाली बात है ना, जब मैं तुम्हें कहता हूं कि इसकी तरफ आती हो, इसकी तरफ आती हो, तो तरफ आना, किसी को पॉइंट करना, वो तो सिर्फ डायरेक्टेड में ही पॉसिबल है ना भाई, वो तो सिर्फ डायरेक्टेड में ही पॉसिबल है। दैट्स वाई मैंने डिग्री वाली टर्म यूज करी है अनडायरेक्टेड केस के अंदर, अनडायरेक्टेड केस के अंदर, और इन डिग्री और आउट डिग्री वाली टर्म यूज करी है जानबूझकर डायरेक्टेड के केस के अंदर, कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको अलग लो इसको अलग लो। अब आते हैं ग्राफ की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर। ग्राफ की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। हमने बोला ग्राफ की इंप्लीमेंटेशन हम 2 तरीके से करते हैं, ठीक है। ग्राफ की इंप्लीमेंटेशन हम 2 तरीके से कर सकते हैं, तुम्हें चूज करना है तुम्हें कौन सा तरीका सूट करता है, या फिर क्वेश्चन जो है वो कितनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिमांड कर रहा है या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो पहला तरीका मेरे पास क्या है ग्राफ के इंप्लीमेंट करने का, उसे हम कहते हैं यूजिंग एडजेसेंसी मैट्रिक्स। देखो सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या ही चीज़ है, कोई कुछ मतलब नहीं है इसका मतलब 2D array यूज़ कर रहे हैं। तो कहने को एडजेसेंसी मैट्रिक्स है पर अंदर 2D array यूज़ हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। सेकंड मैंने बोला एडजेसेंसी लिस्ट। सुनने में ये भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बड़ा फैंसी सा होगा, पर कुछ नहीं, अंदर तुम मैप और लिस्ट का यूज़ कर रहे हो, या मैप और वेक्टर का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हो, या मैप और सेट का यूज़ कर रहे हो, जो तुम्हारा मन करे इनमें से यूज़ कर सकते हो तुम। क्या बात समझ में आती है? तो तुम एडजेसेंसी मैट्रिक्स का यूज़ करके ग्राफ इंप्लीमेंट कर सकते हो, एडजेसेंसी लिस्ट का यूज़ करके ग्राफ इंप्लीमेंट कर सकते हो। दोनों किस किस प्रकार करने हैं मैं भी समझा देता हूँ, दोनों किस किस प्रकार करने हैं अभी समझाता हूँ। तुम ऐसे हंसी आ जाएगी तुमसे कि ये क्या करवा दिया भाई ने, ठीक है। ठीक है, हम मेजरली कौन सा यूज़ करने वाले हैं, हम मेजरली इंप्लीमेंटेशन के लिए एडजेसेंसी लिस्ट यूज़ करने वाले हैं, और कुछ ऐसा फ़र्क मुश्किल नहीं है इसके अंदर कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा, टाइप्स आ जाएगा अभी। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें कवर करना है इंप्लीमेंटेशन का वो है एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ध्यान से ऑब्जर्व करना, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे सामने यहाँ पर एक ग्राफ है, मेरे सामने यहाँ पर एक ग्राफ है। मैंने बोला जी ये रही नोड, ये रही नोड, ये रही नोड और ये रही नोड। मैंने बोला कि ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। मैंने बोला ये अनडायरेक्टेड एज के द्वारा कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है। तो क्या मुझे एक अनडायरेक्टेड ग्राफ दिख रहा है, येस और नो? भैया असाइक्लिक, बेटा असाइक्लिक का मतलब इसमें साइकिल ना हो, जिस ग्राफ के अंदर साइकिल नहीं बन रही उसे असाइक्लिक कहते हैं, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ मुझे यहाँ पर दिख गया क्योंकि यहाँ पर एजेस जो है वो अनडायरेक्टेड है, पॉइंटेड नहीं है। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। अब मैंने बोला कि मुझे इसका क्या बनाना है, मुझे इसका एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाना है। कैसे बनाते हैं ध्यान से देखो, काउंट करो नंबर ऑफ नोड्स कितनी है। नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास 4 है, मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है, तो तुम एक 4x4 का 2D मैट्रिक्स बना लो। तो हमने एक 4x4 का 2D मैट्रिक्स बना लिया। मैंने बोला जी पहला कॉलम, मैंने बोला जी दूसरा कॉलम, मैंने बोला जी तीसरा कॉलम एंड चौथा कॉलम। मैंने बोला जी पहली रो, मैंने बोला जी दूसरी रो, मैंने बोला जी तीसरी रो एंड चौथी रो। मैंने कहा कि ये हो गया 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। अब ये 0 और ये 0 क्या दर्शाते हैं? ये नोड्स दर्शाते हैं। तो मैंने सिंपल सा एक सवाल पूछा, क्या 0 से 0 तक कोई एज है? आपने बोला 0 से 0 की कोई एज नहीं है। नहीं है तो 0 मार्क कर दो। क्या 0 से 1 कोई एज है? हाँ 0 से 1 तो एज है, 1 मार्क कर दो। क्या 0 से 2 कोई एज है? नहीं 0 से 2, हाँ है, 0 से 2 भी है तो यहाँ 1 मार्क कर दो। क्या 0 से 3 कोई एज है? नहीं 0 से 3 कोई एज नहीं है, 0 मार्क कर दो। क्या 1 से 0 एक एज है? अब क्योंकि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो मैं 0 से 1 भी एक एज मान सकता हूं और 1 से 0 भी एक एज मान सकता हूं। तो हाँ बिल्कुल है। क्या 1 से 1 एक एज है? नहीं है। क्या 1 से 2 एक एज है? बिल्कुल है। क्या 1 से 3 एक एज है? बिल्कुल है। क्या 2 से 0 एक एज है? बिल्कुल है। क्या 2 से 1 एक एज है? बिल्कुल है। क्या 2 से 2 एक एज है? नहीं है। क्या 2 से 3 एक एज है? नहीं है। क्या 3 से 0 एक एज है? नहीं है। क्या 3 से 1 एक एज है? बिल्कुल है। क्या 3 से 2 एक एज है? नहीं है। क्या 3 से 3 एक एज है? नहीं है। समझ में आया क्या?
समझ में आया क्या? जब मैं कहता हूं लेट से 3 से 2 एज है कि नहीं, तो मैं क्या करता हूं, मैं 3 को देखता हूं, मैं 2 को देखता हूं उनके बीच में कोई एज नाम की चीज़ ऐसे पड़ी है कि नहीं पड़ी है। अगर पड़ी है तो 1 लिख देता हूं, नहीं पड़ी तो 0 लिख देता हूं। तो क्या ये ग्राफ बनाना आ गया? इसे ही ग्राफ कहते हैं भाई, बन गया ग्राफ, ये बन गया ग्राफ। क्या बनाना आया? इसे ही कहते हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हें। 0 1 2, 3 एजेस, 3 नोड्स है तुम्हारे पास, 3x3 का 2D मैट्रिक्स बना लो फटाफट। 0 1 2 0 1 2। अब तुम मुझे बताओ, 0 से 0 कोई एज पड़ी है क्या भाई? 0 से 0 एज पड़ी है? नहीं भैया, 0 से कोई एज है नहीं। चलो ऐसा करो, तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा ना कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे पहले सारे एजेस लिख लो। तो यहाँ पे एज की लिस्ट लिख लो फटाफट कि कहाँ कहाँ एज एग्जिस्ट करती है। तो 0 से 1 एक एज है, मैंने कहा 0 से 1 एक एज है, और 1 से 0 पे एक एज है, बढ़िया। 1 से 2 एक एज है, मैंने कहा 1 से 2 एक एज है, और 2 से 1 एक एज है, बहुत बढ़िया। 0 से 2 एक एज है, मैंने लिख दिया 0 से 2 एक एज है, और 2 से 0 एक एज है। तो तुम्हारे पास ये लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट को देख के हम भर देंगे मैट्रिक्स। 0 से 1 में 1 फिल कर दो, कर दिया। 0 से 2 में 1 फिल कर दो, कर दिया। 1 से 0 में 1 फिल कर दो, कर दिया। 2 से 0 में 1 फिल कर दो, कर दिया। 1 से 2 में 1 फिल कर दो, कर दिया। 2 से 1 में 1 फिल कर दो, कर दिया। बाकी सारे 0 लिख दो। क्या बन गया ग्राफ? क्या बन गया ग्राफ? क्या बन गया ग्राफ? बन गया। तो इस प्रकार तुमने सीखा कि कैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स का यूज करके ग्राफ बना सकते हो। इन शॉर्ट बहुत ही ज़्यादा आसान है। इनपुट में तुम्हें क्या चाहिए होगा? इनपुट में तुम्हें एज की लिस्ट चाहिए होगी। ध्यान से ऑब्जर्व करना, इनपुट में तुम्हें एज की लिस्ट चाहिए होगी कि भाई तुम्हारा 0 से 1 एक एज है, 1 से 0 एक एज है, 2 से 0 एक एज है, 0 से 2 एक एज है, 1 से 2 एक एज है, 2 से 1 एक एज है, ठीक है। और तुम इस लिस्ट का क्या करोगे? तुम बार बार इसमें से एक एंट्री निकालोगे। इसमें तुम कह दोगे u जो है वो इक्वल टू 0 हो गया, v जो है वो इक्वल टू 1 हो गया। वेरिएबल का नाम है u और v यहाँ पे। और तुम क्या करोगे? तुम सिंपल सा बोलोगे भाई इस 2D मैट्रिक्स के अंदर अगर लेट्स से इसका नाम adj है, तो तुम बोला adj ऑफ u एंड v को 1 मार्क कर दो। क्या बात समझ में आई? यही करेंगे, ऐसे बनेगा एडजेंसी मैट्रिक्स। ये एज लिस्ट आ रही है, एज लिस्ट के अंदर से पहली एंट्री निकालो, दूसरी एंट्री निकालो, तीसरी एंट्री निकालो, हर एंट्री को ऐसे सेव कर लो। यू ये रहा, वी ये रहा। यू तुम्हारा नंबर, ये रो का इंडेक्स दर्शा रहा है, वी तुम्हारा कॉलम का इंडेक्स दर्शा रहा है, उसको 1 मार्क कर दो, बन गया। ये इंप्लीमेंट करना हो जाएगा, मजाक है। ये इंप्लीमेंट करके दिखाऊं तो मैंने यहाँ पर क्या बोला? मैंने बोला जी इंट n सी इन n ठीक है। तो मैंने नंबर ऑफ एजेस पूछ ली, नंबर ऑफ नोड्स पूछ ली, ठीक है। और नंबर ऑफ नोड्स पूछने के बाद मैं अपना एडजेंसी मैट्रिक्स क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने बोला जी वेक्टर ऑफ इंट कितनी तुम्हें नोड रो चाहिए, n रोज चाहिए, और हर किसी को तुमने किससे इनिशियलाइज कर दिया? तुमने इनिशियलाइज कर दिया n रोज n कॉलम्स को 0 के साथ। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? हमने एडजेंसी मैट्रिक्स ऐसे बना लिया। और मेरे थोड़े से सिंटैक्स हिले पड़े हैं आजकल, 3-4 लैंग्वेज में घुस के, पर कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान है ना। तो ये तुमने अपना एडजेंसी मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया, यहाँ पे 0 से इनिशियलाइज कर लिया। तुमने यहाँ पर फटाफट u और v की वैल्यू का इनपुट ले लिया, u, v, और तुमने यहाँ पर इनका इनपुट ले लिया, c in u एंड c in v। और जब मेरे पास u और v की वैल्यू आ चुकी है, तब मुझे क्या करना चाहिए? तब मुझे उसको मैट्रिक्स में इंसर्ट करना चाहिए। एडजेसेंसी ऑफ u एंड v इज इक्वल्स टू 1। तुमने यहाँ पर एज क्रिएट कर दी, ठीक है। बन गया तुम्हारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स। जितना तुम इनपुट यहाँ पे इंसर्ट करते जाओगे उस हिसाब से एडजेंसी मैट्रिक्स में 1 मार्क होता जाएगा। मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं एक बार रन कर देता हूँ। इसको मैंने रन कर दिया, एक बार इसको मैंने रन कर दिया।
नंबर ऑफ नोड्स, मैंने बोला नंबर ऑफ नोड्स मेरे पास 3 है। नंबर ऑफ एजेस, मैंने बोला कि 6 एज है मेरे पास। पहली है 0 से 1, दूसरी है 1 से 0, फिर है 1 से 2, फिर है 2 से 1, फिर है 0 से 2 एंड 2 से 0। तो तुमने 6 एजेस डाल दी, तुम्हारा ये मैट्रिक्स बन गया। क्या बात समझ में आती है? इस प्रकार से तुमने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। इस प्रकार से तुमने एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्रिएट कर लिया। क्या समझ नहीं आया इसके अंदर? वी यू वी दोनों में 1 डलेगा। मैंने जानबूझ के इनपुट ऐसा दिया कि वो ऑलरेडी हमने इनपुट एक बार देखोगे समझ जाओगे, उसकी नीड नहीं है अभी। वो फिल कैसे हो रहा है अभी तो समझाया मैंने यार। मैंने बोला कि तुम्हारे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ की सारी एजेस राइट डाउन कर लो। 0 से 1 एक एज है, 1 से 0 एक एज है, लिख दिया 0 से 1 एंड 1 से 0। 1 से 2 एक एज है, 2 से 1 एक एज है, लिख दिया 1 से 2, 2 से 1। 0 से 2 एक एज है, 2 से 0 एक एज है, लिख दिया 0 से 2, 2 से 0। फिर हमने 0,1 पे 1 मार्क कर दिया, 1,0 पे 1 मार्क कर दिया, 0,2 पे 1 मार्क कर दिया, 0,2 पे 1 मार्क किया, फिर 2,0 पे 1 मार्क कर दिया, फिर 1,2 पे 1 मार्क कर दिया, 2,1 पे 1 मार्क कर दिया, बाकी सारा 0 है। इसमें क्या समझ नहीं आया? तो इस प्रकार से हमने सीखा एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है वो कैसे काम कर रहा होता है। अब चलते हैं हमारे अगली और मेरे फेवरेट इम्प्लीमेंटेशन पे, जिसको हम कहते हैं एडजेसेंसी लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम भी मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये यूज़ करोगे, ठीक है। चलो, तो हमने बोला कि ग्राफ बनाता हूँ फटाफट। मैंने बोला कि ये मेरे पास एक ग्राफ है। मैंने कहा कि यहाँ से यहाँ पे एक एज जा रही है, यहाँ से यहाँ पे एक एज जा रही है, यहाँ से यहाँ पे एक एज जा रही है, यहाँ से यहाँ पे एक एज जा रही है, और यहाँ से यहाँ पे एक एज जा रही है, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। मुझे फटाफट राइट डाउन करके दो कि एजेस की लिस्ट क्या बनेगी। यहाँ पे क्या क्या एजेस मेरे पास हैं। क्या सबसे पहले एज 0 से 1 की देख पा रहा हूँ मैं? येस और नो? हाँ बिल्कुल देख पा रहा हूँ। 0 से 1 की एक एज देख पा रहा हूँ। उसके बाद मैं क्या 1 से 3 की एज देख पा रहा हूँ? हाँ 1 से 3 की एक एज है। उसके बाद क्या 1 से 2 की एक एज देख पा रहा हूँ? हाँ 1 से 2 की एक एज है। उसके बाद क्या 2 से 3 की एक एज देख पा रहा हूँ? हाँ 2 से 3 की एज है। और 0 से 3 की एज देख पा रहा हूँ? हाँ 0 से 3 की एज है। क्या ये सारी की सारी एज हमने राइट डाउन कर ली? ये समझ में आता है? ये समझ में आता है? यस और नो? बढ़िया, पहला काम डन। एडजेसेंसी लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन में होता क्या, एक बार समझते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन ऐसी कुछ होती है कि तुमने सारे के सारे नोड आउट डाउन कर ली। तुमने बोला नोड कितनी है? 4 नोड है, तो लिख दिया 0, 1, 2, 3। अब तुम यहाँ पे क्या करते हो? तुम यहाँ पर 0 के सारे नेबर राइट डाउन करते हो, 1 के सारे नेबर राइट डाउन करते हो, 2 के सारे नेबर राइट डाउन करते हो, 3 के सारे नेबर राइट डाउन करते हो। नेबर का मतलब कि 0 से कहाँ जा सकते हो, 1 से कहाँ जा सकते हो, 2 से कहाँ जा सकते हो, 3 से कहाँ जा सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? तो हमने बोला 0 से कहाँ जा सकते हैं? आपने बोला 0 से 1 जा सकते हैं, 0 से 3 जा सकते हैं। आंसर आ गया 1 एंड 3। तो एक लिस्ट पड़ी है, उसके अंदर 1 एंड 3 आ गया। फिर 1 से कहाँ जा सकते हो? 1 से 3 जा सकते हो, 2 जा सकते हो, 2 जगह जा सकते हो। तो आ गया आंसर 3 एंड 2। 2 से कहाँ जा सकते हो? 2 से तुम 3 जा सकते हो, तो आंसर आ गया 3। 3 से कहाँ जा सकते हो? 3 से कहीं भी नहीं जा सकते, तो एम्प्टी पड़ा हुआ है। ये बन गई तुम्हारी एडजेसेंसी लिस्ट। ये बन गई तुम्हारी एडजेसेंसी लिस्ट। अब एक बच्चे का आरोप है कि भैया आपने बहुत चालाकी से यहाँ पर डायरेक्टेड ग्राफ ले लिया। लो बेटा अनडायरेक्टेड ले लेता हूँ, अनडायरेक्टेड ले लेता हूँ, एक बार आ जाओ। इतना बड़ा टॉपिक है नहीं वैसे कि तुमने ये क्यों लिया और तुमने वो क्यों नहीं लिया, पर फिर भी चलो कर लेते हैं। यहाँ पे एजेस की लिस्ट बना लो फटाफट। मैंने बोला कि इस एज के लिए मैं लिख सकता हूँ कि भाई 0 से 1 एक एज है और 1 से 0 एक एज है। इतना फ़र्क हो जाता है बस। इस केस के अंदर मैं क्या लिखता था? इसके अंदर मैं लिखता था सिर्फ 0 से 1 एक एज है। इस केस में क्या लिख देता हूँ कि भाई 0 से 1 भी एक एज और 1 से 0 भी एक एज है। इतना फ़र्क होता और कोई फ़र्क नहीं होता। फिर आ गया 1 से 2 एक एज है, 2 से 1 एक एज है, 1 से 3 एक एज है, 3 से 1 एक एज है, 2 से 3 एक एज है, 3 से 2 एक एज है, 0 से 3 एक एज है, 3 से 0 एक एज है। तो जहाँ मेरे पास पहले 5 एज थी, यहाँ पर 10 एज आ गई। क्या कुछ मुश्किल है क्या इसके अंदर? कुछ मुश्किल हो गया इसके अंदर? अब चलो इसके लिए आंसर बनाते हैं। मैंने बोला कि कितने नोड है तुम्हारे पास? 4 नोड है। एडजेसेंसी लिस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, तो फटाफट सारे के सारे नोड राइट डाउन कर लो, 0, 1, 2, 3, और इसके अंदर नेबर राइट डाउन कर दो। हमने बोला 0 से तुम जा सकते हो 1, 0 से तुम जा सकते हो 3, 2 ही चीज़ें हैं, तो आंसर क्या आ गया? 1, 3। अब 1 के लिए 1 से जा सकते हो 0, 1 से जा सकते हो 2, और 1 से जा सकते हो 3, तो आंसर आ गया 0, 2, 3। अब 2 के लिए 2 से जा सकते हो 1, 2 से जा सकते हो 3, तो आंसर आ गया 1, 3।
अब 3 के लिए 3 से आ सकते हो 1, 3 से आ सकते हो 2 और 3 से आ सकते हो 0। तो आंसर आ गया 1, 2 एंड 0। क्या ये मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? ये तो मजाक था। इसमें ऐसा क्या मुश्किल है? तुम्हें ऑलरेडी मैंने बेस बता दिया है कि भाई जब भी ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब है 0 से 1, खत्म। 1 से 0 नहीं है इसका मतलब। और जब भी ऐसे लिखा हो तो इसका मतलब है 0 से 1 एंड 1 से 0 दोनों। इतना फर्क है। वेटेड में कैसा करेंगे? बहुत अच्छा डाउट है ये। ऐसे डाउट पूछा करो ना मजेदार कि वेटेड में कैसे करेंगे ये बताओ। चलो अब मान लो यही वेटेड होता तो कैसे होता, समझते हैं, आ जाओ। हमने बोला कि चलो एक ग्राफ बनाते हैं। हमने बोला कि चलो यहाँ से एज है, यहाँ से एक एज है, यहाँ से एक एज है और यहाँ से एक एज है। 0, 1, 2, 3। फटाफट यहाँ पे एजेस लिख लो। मैंने बोला 0 से 1 की एज है, उसका वेट लेट से मैंने 3 दे रखा है यहाँ पे, 3, 8, 6, 5 ऐसे लिख दिया मैंने। और फिर मैंने बोला 1 से 2 की एक एज है, उसका वेट मैंने 5 दिया हुआ है। और उसके बाद 3 से 1 की एक एज है, उसका वेट 6 है। और 0 से 3 की एक एज है, उसका वेट 8 है। क्या ये बना लोगे? क्या लिस्ट बना लोगे? यस और नो? क्या लिस्ट बना लोगे? अब देखो इसको एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर कैसे दर्शाते हैं। इसको एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर कैसे दर्शाते हैं एक बार दिखाता हूँ। मैंने बोला सबसे पहले नंबर ऑफ नोड कितनी है? नंबर ऑफ नोड 4 है, राइट डाउन कर लो। 0, 1, 2, 3। तुम्हें नेबर बताने हैं बस, ठीक है। तुमने बोला 0 से कहाँ जा सकते हैं? 0 से जा सकते हैं 1। तो तुमने बोला 0 से जा सकते हैं 1 और कितना डिस्टेंस लगेगा? 3। तुमने बोला 0 से जा सकते हैं 3 और कितना डिस्टेंस लगेगा? 8। तो यानी तुम यहाँ पर बताते हो नोड और साथ में क्या बताते हो? डिस्टेंस बताते हो। इस पूरे के पूरे को तुमने स्टोर कर लिया एक वेक्टर के अंदर या एक स्ट्रिंग के अंदर। अब समझ में आया क्या स्टोर करेंगे? पहले तुमने सिंपल 1, 3 बताया था, अब तुमने बता दिया 1 के साथ डिस्टेंस क्या है, 3 के साथ डिस्टेंस क्या है। ये तरीका, एक पेयर स्टोर कर लिया बेसिकली। अब 1 के लिए कहाँ से 2 जा सकते हो? तो 1 के लिए जा सकते हो 2, 5 डिस्टेंस के साथ। ये आ गया तुम्हारे एरे के अंदर। 2 के लिए कहीं जा सकते हो, 2 से कहीं भी नहीं जा सकते, खाली रखो। 3 से 1 जा सकते हैं विद अ डिस्टेंस ऑफ 6। लो जी, बन गई एडजेसेंसी लिस्ट। क्या ये मुश्किल था? मैट्रिक्स में सिंपल है भाई, मैट्रिक्स में सिंपल है। अगर यही सेम चीज मैट्रिक्स में करनी होती तो अभी तक मैट्रिक्स में 0 और 1 मार्क कर रहे थे। अब 1 की जगह डिस्टेंस मार्क कर देना मैट्रिक्स के अंदर, खत्म। 1 की जगह डिस्टेंस मार्क कर देना, पेयर स्टोर नहीं करना। तुम मैट्रिक्स में 0 और 1 मार्क कर रहे थे ना, 1 की जगह डिस्टेंस मार्क कर देना, एग्जैक्ट डिस्टेंस जो भी है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के ग्राफ समझ में नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। अभी जितना समझाया समझ में आया? अभी जितना समझाया समझ में आया? तो इन शॉर्ट एडजेसेंसी लिस्ट बेसिकली क्या दर्शाती है? दर्शाती है कि भाई 0 के नेबर कौन कौन है, 1 के नेबर कौन कौन है, 2 का नेबर कौन कौन है, 3 का नेबर कौन कौन है। क्या बात समझ में आती है? आओ तुम्हें कोड करके दिखाएं फटाफट। हमने क्या बोला? इस पूरे के पूरे को कर दो अभी के लिए कमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ फटाफट आते हैं, अपनी क्लास क्रिएट करते हैं। बताओ भाई, अपने को क्या स्टोर करना है? हमें 0 के कॉरस्पॉन्डिंग सारे नेबर स्टोर करने हैं, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सारे नेबर स्टोर करने हैं, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग सारे नेबर स्टोर करने हैं, राइट। तो यानी किसी इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेक्टर है या एक लिस्ट है या एक सेट है, ऐसा कुछ है। क्योंकि नेबर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, मल्टीपल हो सकते हैं। तो मल्टीपल नेबर एक इंटीजर में तो स्टोर होंगे नहीं। तो हमने क्या बोला? एक इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे नेबर हो सकते हैं। तो हमने बोला कि एक इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग एक लिस्ट ऑफ नेबर्स मैप्ड है। तो मैप का यूज कर लेते हैं फटाफट। हमने बोला जी अनऑर्डर्ड मैप किसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? एक इंटीजर के कॉरस्पॉन्डिंग एक लिस्ट है। तो ये तुम्हारी एडजेसेंसी लिस्ट बन के तैयार। तो ये तुम्हारी एडजेसेंसी लिस्ट बन के तैयार। ठीक है। तो तुमने इस प्रकार अपनी एडजेसेंसी लिस्ट एकदम तैयार कर ली है। इस प्रकार तुमने एडजेसेंसी लिस्ट तैयार कर ली, ठीक है। यहाँ पे तुम लिस्ट रखना चाहो लिस्ट रख सकते हो, यहाँ पे वेक्टर रखना चाहो वेक्टर भी रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं जनरली जब भी कोड करता हूँ मैं लिस्ट के द्वारा करता हूँ, तो तुम भी लिस्ट के द्वारा कर लो ठीक है, ठीक है। तो तुमने इस प्रकार से अनऑर्डर्ड मैप का यूज कर लिया। अगेन तुम यहाँ मैप यूज करना चाहो मैप यूज कर सकते हो, बट मैप की इंसर्शन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है यार? तो पता भी है कुछ? मैप की इंसर्शन कॉम्प्लेक्सिटी पूछ रहा हूं मैं। मैप की log n होती है, अनऑर्डर्ड की कितनी होती है? अनऑर्डर्ड की ऑफ 1 होती है। दैट्स वाई अनऑर्डर्ड यूज कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, दैट्स वाई। तो ये हमने एडजेसेंसी लिस्ट प्रिपेयर कर ली। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, ध्यान से देखना भाई, एड एज। तो मैंने बोला मेरी सोर्स नोड क्या है इस एज में? u है। मेरी डेस्टिनेशन नोड क्या है इसके अंदर? v है। और मैंने बोला
मुझे साथ साथ ये भी बताना कि जो एज तुम भेज रहे हो वो एक डायरेक्टेड एज है या फिर एक अनडायरेक्टेड एज है, तो उसको उस हिसाब से मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो तुम मुझे साथ साथ बताना कि जो भी तुम भेज रहे हो वो एक डायरेक्टेड एज है या फिर एक अनडायरेक्टेड एज है। तो यहाँ मैंने क्या रूल बना दिया कि अगर डायरेक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है तो मैं उसे मान रहा हूँ अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। ये लिख लेना क्योंकि 0 1 में बाद में कंफ्यूज हो गए, तो अपना जो भी तुम रूल बना रहे हो 0 में अनडायरेक्टेड मान रहे हो या फिर 0 में डायरेक्टेड मान रहे हो वो साथ साथ लिखना, तो कंफ्यूज ना हो बाद में। और मैंने बोला अगर डायरेक्शन की वैल्यू जो है 1 है तो उसका मतलब है डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ बोल लो या डायरेक्टेड एज बोल लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम बोल लो, ठीक है। अब सिंपल सी बात बोली मैंने, चाहे डायरेक्टेड हो चाहे अनडायरेक्टेड हो, दोनों ही केस में यू से वी तो एज बनती है, यू से वी तो एज बनती है, यस और नो। चाहे डायरेक्टेड ग्राफ हो चाहे अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, यू से वी तो बनेगी ही बनेगी। तो मैं सिंपल यहां पे गया, मैंने बोला एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ यू, इसके अंदर क्या इंसर्ट करना है, इसके अंदर वी इंसर्ट करना है। बहुत बढ़िया, तो तुमने यू के अंदर वी को एज अ नेबर इंसर्ट कर दिया, बढ़िया बढ़िया। पर अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होता तो मुझे उल्टा भी करना पड़ता कि यू से वी एक एज मान, तो वी से यू भी एक एज माननी पड़ेगी। अनडायरेक्टेड के केस के अंदर अगर 0 से 1 एक एज है तो मैं कहता हूं ना 0 से 1 भी एज मानूंगा और 1 से 0 भी एक एज मानूंगा, तो यू से वी भी एक एज मानूंगा और वी से यू भी एक एज मानूंगा। तो मैंने सिंपल सी बात बोली कि इफ अनडायरेक्टेड के केस में क्या है, डायरेक्शन 0 होगी। तो मैंने बोला अगर डायरेक्शन जो है वो 0 है, इसका मतलब क्या है, अनडायरेक्टेड एज है। तो अनडायरेक्टेड एज के केस में u से v तो एज हम बना ही चुके हैं, अब मुझे v से u भी एक एज बनानी पड़ेगी। तो मैंने बोला v से u भी एक एज बना दो, खत्म। जब मैं ये लाइन लिखता हूँ, लाइन नंबर 14, लाइन नंबर 14 का मतलब क्या है, इसका मतलब है क्रिएट एन एज फ्रॉम u टू v, ठीक है। और जब मैं लाइन नंबर 19 की बात करता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है फ्रॉम क्रिएट एन एज फ्रॉम v टू u। तो इस प्रकार तुमने एज को ऐड करना सीख लिया, इस प्रकार तुमने एज को ऐड करना सीख लिया। क्या ये बात समझ में आती है? u v क्या है, वेरिएबल। अरे तुमने बोला 0 से 1 एक एज है, 0 से 1 एक एज है, 0 को u मान लिया, 1 को v मान लिया, किसी ना किसी को तो लेना पड़ेगा ना भाई। जनरली ये वाली टर्म्स यूज होती है ग्राफ के कोड तुम जब करते हो, ऐसे दो नोड्स के बीच में u और v मानते हो, तुम यहाँ से सोर्स लिखना चाहो सोर्स लिख लो, डेस्टिनेशन लिखना चाहो डेस्टिनेशन लिख लो, तुम्हारे ऊपर जो भी तुम यूज़ करना चाहो नाम। पहला काम तो ये हो गया। अब मैंने क्या बोला कि चलो ऐड एज तो मैंने लिख लिया, फिर एक तो नहीं ये, अरे यार ये माउस नहीं चल रहा मुझसे, उल्टा करके चला गया पागल। ऐड एज, और अब मैंने क्या बोला, मुझे लेट से एक फंक्शन और लिख लिया मैंने, प्रिंट एडजेसेंसी लिस्ट, एडजेसेंसी लिस्ट। और हमने बोला मुझे प्रिंट करनी मेरी एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि लेफ्ट साइड में मेरा जो भी नोड का नंबर है, नेम है, वो प्रिंट कर दो। तो फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू एडीजे लिस्ट, हमने बोला सी आउट कर दो आई डॉट फर्स्ट, इससे तुम्हारा वो नंबर प्रिंट हो जाएगा। एंड इसके बाद हमने बोला सारे नेबर प्रिंट करो, तो हमने बोला ऑटो, यहाँ इसका ऐसे लिख देता हूँ, नोड नेबर्स बिलोंग्स टू नोड डॉट सेकेंड। आई डॉट नोड डॉट फर्स्ट का मतलब है ये वाली इंटीजर एंट्री, और नोड डॉट सेकेंड का मतलब है ये वाली लिस्ट, ठीक है। तो नेबर जो है वो लिस्ट के ऊपर ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो तुमने यहाँ प्रिंट कर दिया सी आउट। ठीक है, तो तुमने ये एडजेसेंसी लिस्ट प्रिंट करने के लिए भी कोड राइट डाउन कर लिया। तुम ये पूरे पूरे मैप के अंदर जो भी चीज़ें पड़ी हो उन सभी को प्रिंट करवा रहे हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फटाफट से अपना कोड राइट डाउन करते हैं। मैंने बोला कि इंट एन, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ना भाई, ठीक है। तुमने ये एन ले लिया और फिर तुमने ये कॉपी कर लिया, ठीक है। तुमने नंबर ऑफ नोड्स मांग ली, तुमने नंबर ऑफ एजेस मांग ली, और हमने क्या बोला कि लेट से अभी मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ, अभी मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ बना रहा हूँ।
अभी मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ बना रहा हूँ, तभी तुम्हें समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। और मैंने बोला या फिर ऐसा करते हैं सीधा लिख देता हूँ ना मैं, इसको पूरे को हटाओ, मैं सीधा लिख देता हूँ। मैंने एक ग्राफ क्रिएट कर लिया, ग्राफ जी, ठीक है। और मैंने बोला जी के अंदर एक एज इंसर्ट करो, ऐड एज। और मैंने एज बोला किसके किन के बीच में एज होगी, मैंने बोला 0 से 1 के बीच में एक एज है जो कि बाई डायरेक्शनल है, यानी अनडायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि 1 से 2 के बीच में एक एज है जो कि बाई डायरेक्शनल है क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। और फिर मैंने बोला कि 1 के 0 से 2 के एक बीच में एज है जो कि बाय डायरेक्शनल है क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। तो ये 3 एज मैंने इंसर्ट कर दी, अब मैंने सिंपल बोल दिया जी डॉट प्रिंट एडजेसेंसी लिस्ट। बताओ भाई, इससे पहले मैं प्रिंट करूं तुम मुझे बताओ आंसर क्या आना चाहिए। तुमने 0 से 1 एक अनडायरेक्टेड एज सेंड कर दी, तो इससे 0 से 1 भी एज मानी जाएगी, 1 से 0 भी एक एज मानी जाएगी। तुमने 1 से 2 एक अनडायरेक्टेड एज सेंड कर दी, इससे 1 से 2 भी एक एज मानी जाएगी, 2 से 1 भी एक एज मानी जाएगी। 0 से 2 एक अनडायरेक्टेड एज सेंड कर दी, 0 से 2 भी एक एज मानी जाएगी और 2 से 0 भी एक एज मानी जाएगी, ठीक है। तो इस केस में आंसर तुम्हारा आएगा 0 के लिए 1,2, 1 के लिए 0,2 एंड 2 के लिए सिर्फ 0, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा, रन कर लेते हैं। 0 के लिए आया 1,2, ठीक है। 1 के लिए आया 0,2 और 2 के लिए आया 1,0। वेरीफाई करते हैं ऐसा क्यों हुआ, आ जाओ फटाफट वेरीफाई करते हैं ऐसा क्यों हुआ। चलो वेरीफाई करते हैं फटाफट ऐसा क्यों हुआ। तो हमने बोला ये रहा नोड, ये रही नोड, ये रही नोड। 0 से 1 के बीच में एक एज बोली है, 1 से 2 के बीच में एक एज बोली है और 2 से 0 के बीच में एक एज बोली है। तो यहाँ पर क्या लिस्ट बन गई, 0 से 1 एक एज है, 1 से 0 एक एज है, 1 से 2 एक एज है, 2 से 1 एक एज है और 0 से 2 एक एज है, 2 से 0 एक एज है, ठीक है। हमने बोला एडजेसेंसी लिस्ट फटाफट क्रिएट कर दो, तो कैसे बनेगी 0, 1 एंड 2। 0 से 1 जा सकते हैं, 0 से 2 जा सकते हैं, 1,2 आंसर आ गया। 1 से 0 जा सकते हैं, 1 से 2 जा सकते हैं, 0,2 आंसर आ गया। 2 से 0 जा सकते हैं, 2 से 1 जा सकते हैं, दैट्स वाई 0,1 आंसर आ गया। सही है, तो बढ़िया आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर एकदम ऑन पॉइंट आ रहा है इस प्रकार। फटाफट वेरीफाई कर लेते हैं, यही आंसर आ रहा है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सही आंसर आ रहा है। एडजेसेंसी लिस्ट कैसे प्रिपेयर करते हैं हमने सीख लिया, ये था तुम्हारा अनडायरेक्टेड का इनपुट। अब मैंने क्या बोला कि एक बार डायरेक्टेड इनपुट भी इंसर्ट करके देखते हैं। हमने बोला कि एक बार डायरेक्टेड इनपुट भी इंसर्ट करते हैं। हमने बोला डायरेक्टेड इनपुट एक बार इंसर्ट करते हैं। मैंने बोला जी डॉट एड एज और मैंने बोला कि 0 से 1 एक डायरेक्टेड एज है, 1 मतलब डायरेक्टेड एज। जी डॉट एड एज, मैंने बोला 1 से 2 एक डायरेक्टेड एज है, लास्ट वाला 1 डायरेक्टेड एज को दर्शा रहा है। और मैंने बोला जी डॉट एड एज, हमने बोला कि 0 से 2 भी एक डायरेक्टेड एज है। तो ये हमने 3 एजेस इंसर्ट कर दी। फटाफट चेक करते हैं क्या मतलब है इस चीज़ का। तो हमने क्या बोला कि 0 से 1 एक डायरेक्टेड एज है, 1 से 2 एक डायरेक्टेड एज है और 0 से 2 एक डायरेक्टेड एज है। तो यहाँ पर एज लिस्ट हमारी क्या बन गई, हमारी एज लिस्ट बन गई 0 से 1 जा सकते हो, 1 से 2 जा सकते हो और 0 से 2 जा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर ली सारी नोट 0, 1, 2। तो 0 के लिए आंसर आ गया 1 एंड 2, यानी 1,2 इसका आंसर आ गया। 1 के लिए आंसर आ गया सिर्फ 2, ठीक है। और 2 के लिए यहाँ पर कोई आंसर नहीं है, एम्प्टी आंसर आ गया। तो आंसर ये आना चाहिए 0 के लिए 1, 2, 1 के लिए 2 और 2 के लिए एम्प्टी। चेक करते हैं, हमने प्रिंट कर दिया। जीरो के लिए 1, 2, 1 के लिए 2 और 2 एम्प्टी। चेक करते हैं, क्या सही आंसर आ रहा है। 0 के लिए 1, 2, 1 के लिए 2 और 2 की एंट्री ही नहीं है। 2 की एंट्री क्यों नहीं है, क्योंकि 2 के लिए कुछ इंसर्ट ही नहीं करा, क्योंकि 2 के लिए कुछ इंसर्ट नहीं करा, दैट्स वाई एंट्री नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से तुमने एडजेसेंसी लिस्ट प्रिंट करवा ली। 0 का नेबर 1, 2 है, 1 का नेबर 2 है और 2 का नेबर कुछ है ही नहीं, क्योंकि वहाँ से कोई डायरेक्टेड एज कहीं जा नहीं रही। तो इस प्रकार तुमने सीखा कैसे तुम ग्राफ को इंप्लीमेंट कर सकते हो यूजिंग एडजेसेंसी लिस्ट इंप्लीमेंटेशन, ठीक है जी। लाइन 15 और 20, लाइन 15 के अंदर आपने क्या बोला है, यू से वी की एंट्री मारी है, एंट्री इंसर्ट करिए। इन शॉर्ट तुमने बोला यू वाली नोड की लिस्ट में, यू वाली नोड की एडजेसेंसी लिस्ट में वी इंसर्ट कर दो। कॉमन सेंस है ना भाई ये तो। तुमने बोला 0 से 1 एक एज है, यानी 0 के नेबर में 1 इंसर्ट कर दो, यस और नो।
जीरो से वन एक एज है, यानी जीरो के नेबर में वन इंसर्ट कर दो। तो मैं वही बोला कि यू की एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर वी इंसर्ट कर दो, यानी जीरो की एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर वन इंसर्ट कर दो। वही सेम चीज़ करिए यहाँ पे, बीच के अंदर उल्टा करा है कि भाई वी की एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर यू इंसर्ट कर दो। एग्जाम्पल के लिए अगर जीरो से वन एक अनडायरेक्टेड एज होती तो उसको तुम जीरो के अंदर वन नेबर डालते एंड वन के अंदर जीरो नेबर डालते, दोनों काम करते। तो दोनों काम कर रहे हैं, जीरो के अंदर वन नेबर डाल दिया और वन के अंदर जीरो नेबर डाल दिया, ये काम कर रहे हैं। सेम ग्राफ में कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड दोनों रखना चाह रहे हो? नहीं, मैं ऐसे नहीं करना अपना, या तो डायरेक्टेड रहेगा पूरा का पूरा या तो अनडायरेक्टेड रहेगा, दोनों नहीं करने। अब एक बच्चा कह रहा है कि भैया इसमें वेट भी डालो, और बच्चा कह रहा है तो फिर हम ऐसे मना कैसे कर सकते हैं, राइट? अब बच्चे ने बोला भैया आपने नॉर्मल ग्राफ बना दी ना, कि आप नॉर्मली डायरेक्टेड ग्राफ बना रहे हो या फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ बना रहे हो, वेटेड ग्राफ नहीं है। तो मैंने कहा ओहो ओके, वेटेड ग्राफ कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि मैं ना जब एज ऐड करूँगा तो मेरे पास यू आएगा, मेरे पास वी आएगा और मेरे पास वेट भी आएगा, मेरे पास वेट भी आएगा, वेट भी आ गया। और मैंने बोला कि लिस्ट के अंदर इंटीजर स्टोर नहीं करूँगा, लिस्ट के अंदर पेयर स्टोर करूँगा, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। ठीक है, पहला इंट दर्शाएगा तुम्हारी नोड को, दूसरा इंट दर्शाएगा तुम्हारे वेट को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। जब तुम इंसर्ट करोगे अब तो तुम वी इंसर्ट नहीं करोगे, वी के साथ डिस्टेंस भी इंसर्ट कर, सॉरी वेट भी इंसर्ट करोगे, तो वेट इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर भी सेम यू के साथ वेट इंसर्ट करोगे, यहाँ पर वेट इंसर्ट कर दिया। तो वेट भेजा था, वेट इंसर्ट कर दिया, वेट इंसर्ट कर दिया और वेट की एंट्री यहाँ पर पेयर की फॉर्म में कर दी। और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर तुमने वेट प्रिंट करना पड़ेगा, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा। अब तो हमने बोला कि यहाँ पर पहले एक ब्रैकेट प्रिंट करो, ब्रैकेट के बाद जो भी नेबर का पहला वाला पार्ट है वो प्रिंट करो, फिर एक कॉमा लगाओ, फिर नेबर का सेकंड वाला पार्ट जो कि तुम्हारा वेट दर्शाता है वो प्रिंट करो, और फिर तुम ब्रैकेट बंद करो, कॉमा लगाओ, ख़त्म। इस प्रकार से करेंगे इसको। ठीक है, तो ये तुमने कर लिया। अब तुमने यहाँ पर साथ में सेंड कर दिया कि 0 से 1 के बीच में डिस्टेंस है, वेट है 5, 1 से 2 का वेट है 8 और 0 से 2 का वेट है 6। बढ़िया, अब देखते हैं क्या आंसर आता है, अब देखते हैं क्या आंसर आता है। पुराना आंसर ऐसा था तुम्हारा, अब वेट के साथ आंसर आना चाहिए। मेक पेयर की जगह हमने यहाँ पे करली ब्रेस यूज कर लिया ना भाई, मेक पेयर की जगह करली ब्रेस यूज कर ली, तुम ऐसे कर लो, आसानी से हो गया। तो देखो 1 से तुम 2 जा सकते हो विद अ डिस्टेंस ऑफ 8 या विद अ वेट ऑफ 8, 0 से तुम 1 जा सकते हो विद अ वेट ऑफ 5, 0 से तुम 2 जा सकते हो विद अ वेट ऑफ 6। आसान था, हो गया खत्म, कुछ भी तो नहीं था इसमें भैया। आपने बस लिस्ट के अंदर इंट रखा हुआ था क्योंकि वहाँ पे डेस्टिनेशन नोड दर्शाई जा रही थी। अब आपने पेयर रख लिया ताकि डेस्टिनेशन नोड के साथ वेट भी दर्शा दो, तो पेयर रख लिया मैंने यहाँ पे। और एक क्योंकि वेट इंसर्ट करना तो वेट पास भी करना पड़ेगा, और जहाँ पे तुम वी इंसर्ट करो साथ में उसका वेट भी रख लो, जहाँ पे यू इंसर्ट करो साथ में उसका वेट भी रख लो, और जहाँ पे तुम ऐड एज की कॉल मार रहे हो वहाँ पर वेट भी साथ में पास कर देना। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक बार क्या हो रहा है। तो यहाँ पर लिख दिया जी डॉट एड एज, यहाँ पर आ गया सोर्स नोड, फिर यहाँ पर आ गया डेस्टिनेशन नोड, फिर यहाँ पर आ गया वेट, और फिर यहाँ पे आ गया डायरेक्शन। तो ये 4 चीज़ें तुम पास कर रहे हो, सोर्स नोड, डेस्टिनेशन नोड, वेट बिटवीन द नोड्स एंड डायरेक्शन। इस प्रकार से तुम पास कर रहे हो। तो तुमने अभी जस्ट क्रिएट किया एक डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। मैट्रिक्स में सिर्फ 1 की जगह वेट पास कर देंगे, बिल्कुल सही। जहाँ पे मैट्रिक्स में तुम 1 मार्क कर रहे थे ना, यहाँ पे देखो तुम यहाँ पे 1 मार्क कर रहे थे, ये 1 मार्क किया था, इसको 1 मार्क करने की जगह यहाँ पर वेट इंसर्ट कर देना, बस खत्म। तुम्हारा एडजेंसी मैट्रिक्स के अंदर वेट तुम इंक्लूड कर पाओगे। तो तुमने इस प्रकार से क्रिएट कर लिया तुम्हारा एक वेटेड ग्राफ। देखो पुराने वाला जो था मैं समझा देता हूँ दोबारा एक बार। पहले तुमने ऐसा लिखा था कि मैप ऑफ इंटीजर कॉमा लिस्ट ऑफ इंट ADJ। इसका क्या मतलब है, हम ऐसे कहते हैं ना 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 1,2, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग एम्प्टी। ये वाला इंटीजर इस वाले की बात कर रहा है और ये वाली लिस्ट इस वाली लिस्ट की बात कर रही है, और ये वाला इंटीजर इन वाले इंटीजर्स की बात कर रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? अब अगर मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, मैंने बोला मैप ऑफ इंटीजर कॉमा लिस्ट कॉमा पेयर कॉमा इंट, तो इस केस में क्या हो रहा है एक बार ये समझा दो भैया। मैंने कहा ये भी समझा देते हैं। 0 से तुम जा सकते हो 1,5,
2,8 ऐसा करके मैंने कुछ लिख दिया। 1 से तुम जा सकते हो 2,6 ऐसा करके मैंने कुछ लिख दिया। 2 से लेट से तुम्हारा एम्प्टी है। तो मैंने बोला ये वाला इंटीजर यहाँ पे इस जीरो को दर्शा रहा है, ये वाली लिस्ट यहाँ पे इस लिस्ट को दर्शा रही है, ये वाला पेयर यहाँ पे इन पेयर्स को दर्शा रहा है, ये इंटीजर तुम्हारे इस इंटीजर को दर्शा रहा है और ये इंटीजर तुम्हारा इस इंटीजर को दर्शा रहा है। अब समझ में आया? इन शॉर्ट ये वाला इंटीजर तुम्हारा डेस्टिनेशन नोड को दर्शाता है, ये वाला इंटीजर तुम्हारा वेट को दर्शाता है, ये वाला इंटीजर तुम्हारा सोर्स नोड को दर्शाता है, ये वाले लिस्ट तुम्हारी लिस्ट ऑफ नेबर्स को दर्शाती है। अब तो ब्रेक कर दिया बिल्कुल माइन्यूट लेवल पे, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब एक बच्चा कह रहा था भैया वो प्रिंट वाला फंक्शन समझ में नहीं आया। मैंने कहा बेटा अभी समझ में आएगा। तो हमने प्रिंट वाले फंक्शन में क्या लिखा है, पहले मैं यहाँ पर लिस्ट राइट डाउन करता हूँ। 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या बोला है, 1,5 2,8 और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या बोला है 2,6 और 2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एम्प्टी बता रखा है। हमने यहाँ पे लूप लिखा है पहला, फॉर ऑटो नोड बिलोंग्स टू ADJ। तो ये वाला लूप पहले क्या करता है ये समझ लेते हैं। ध्यान से देखो, ऑटो नोड बिलोंग्स टू ADJ, तो यानी ये बात कर रहा है तुम्हारे इस एंट्री की, एक पूरी एंट्री की बात कर रहा है, ये पूरी एंट्री की बात कर रहा है, ये पूरी एंट्री की बात कर रहा है। ठीक है। और ये पूरी एंट्री किस टाइप की है, ये पूरी एंट्री है तुम्हारी इंट कॉमा लिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, इस टाइप की एंट्री की बात कर रहा है। तो इस टाइप के डेटा को कौन दर्शा रहा है, नोड दर्शा रहा है। फिर मैंने बोला सी आउट नोड डॉट फर्स्ट, तो इसका मतलब पहले वाली वैल्यू यानी 0 1 2 इनकी बात ये नोड डॉट फर्स्ट दर्शा रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? बहुत बढ़िया। फिर मैंने बोला अगला लूप मैंने लगाया फॉर ऑटो, मैंने बोला नेबर बिलोंग्स टू नोड डॉट सेकेंड। अब पहले समझते हैं नोड डॉट सेकेंड का मतलब क्या है। इसका मतलब नोड डॉट फर्स्ट, इस पूरे को मैंने बोल दिया नोड डॉट सेकेंड। ठीक है। तो ये नोड डॉट सेकेंड है। अब इसमें तुम नेबर की बात कर रहे हो, तो यानी पहली बार में एक बार ये नेबर माना जाएगा, फिर ये नेबर माना जाएगा, ऐसे करके नेबर माना जाएगा। तो नेबर के अंदर तुम्हारे पास 2 वैल्यूज आ रही हैं, राइट। नोड डॉट सेकंड का मतलब ये पूरी की पूरी लिस्ट, इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर तुमने ऑटो लूप फॉर ईच लूप लगा दिया, तो तुम एक एक वैल्यू के ऊपर आ गए। हर एक वैल्यू को तुम नेबर से दर्शा रहे हो। एक नेबर इस प्रकार से दिखता है। तो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट नेबर डॉट फर्स्ट, तो ये किसको दर्शाता है, ये पहली वैल्यू को दर्शाता है जो कि तुम्हारी क्या है, जो कि तुम्हारी डेस्टिनेशन नोड है। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी आउट नेबर डॉट सेकंड, ये क्या दर्शाता है, ये तुम्हारी दूसरी वैल्यू को दर्शाता है जो कि तुम्हारा वेट है। तो तुमने क्रिएट कर लिया एक ग्राफ, क्रिएट कर लिया अभी के लिए। ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको कॉपी कर लिया और कमेंट कर दिया। मैं वापस आता हूँ पुराने वाले ग्राफ के साथ और मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल बना देता हूँ। फिर दोबारा मैंने बोला लिस्ट ऑफ एंट, वापस सिंपल कर दिया इसको मैंने। इसको वापस सिंपल मार्क कर दिया मैंने, इसे वापस मैंने हटा दिया, कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आती है। ठीक है। अब एक चीज़ और कर सकते हो, एक चीज़ और करेंगे, रिज्यूमे सेशन भी करेंगे, मना नहीं कर रहा मैं। वापस सिंपल कर दिया, पहले जैसे कर दिया, सिंपल ग्राफ बना दिया, कोई वेट वगैरह नहीं रखा हुआ इसके अंदर। और मैंने एक सिंपल चीज़ बोली कि ठीक है, अभी तो हमने यहाँ पर सिर्फ इंटीजर ही मान रखा है, ठीक है। पर लेट से मुझे एक करेक्टर चाहिए हो कि मेरी नोड के अंदर A B C D ऐसे करेक्टर पड़े हैं। लेट से मुझे कोई स्ट्रिंग चाहिए हो, लेट से मुझे कोई बूलियन वेरिएबल चाहिए हो, ऐसा कुछ चाहिए, तो मैं क्या करूँ, तो मैं इसको जेनेरिक ग्राफ भी बना सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ऐसा, टेम्पलेट टाइप नेम T। तो आपने एक टेम्पलेट डिफाइन कर दी, आपने हर जगह बोल दिया कि T टाइप का डेटा है, आपने हर जगह बोल दिया कि T टाइप का डेटा है, 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 ऐसे करके आपने इंसर्ट कर दिया। ठीक है।
और आपने यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि वो टी टाइप क्या है। यहाँ पे आपने एक जेनेरिक ग्राफ डिफाइन कर दिया है। अब आप कैरेक्टर टाइप का ग्राफ बनाना चाहो तो भी बना सकते हो, अगर आप इंटीजर टाइप का ग्राफ बनाना चाहो तो भी बना सकते हो। ठीक है, आपको बस यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा किस टाइप का ग्राफ है। आपने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इंटीजर टाइप का ग्राफ है, तो अब इंटीजर इंसर्ट कर सकते हो आप ग्राफ के अंदर। ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया कैरेक्टर टाइप का ग्राफ है, तो मैं कैरेक्टर इंसर्ट कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला एग्जाम्पल के लिए जी डॉट एड एज, मैंने बोला ए से बी एक अनडायरेक्शनल एज ऐड कर दो। ठीक है, ऐसे ही मैंने बोला जी डॉट एज एज, मैंने बोला बी से सी एक अनडायरेक्टेड एज ऐड कर दो। ऐसे ही मैंने बोला जी डॉट एड एज, मैंने बोला ए से सी एक अनडायरेक्टेड एज ऐड कर दो। इनको मैंने प्रिंट करा दिया। देखा, तो मैंने करेक्टर कहीं पे यूज़ किया है कोड में? क्या मैंने कोड में कहीं पर करेक्टर लिखा हुआ है ग्राफ के अंदर? मैंने तो करेक्टर नहीं लिखा हुआ। अब चला के देखते हैं क्या होता है, अब चला के देखते हैं क्या होता है। रन कर दिया इसको मैंने, क्या एडजेसेंसी लिस्ट बन के आ गई? बढ़िया, बिल्कुल बन के आ गई, बिल्कुल बन के आ गई। तो हमने विदाउट यूजिंग करेक्टर हमने एक जेनरिक ग्राफ का कोड राइट डाउन कर दिया। इसमें चाहूँ तो मैं इंटीजर इंक्लूड कर सकता हूँ, चाहूँ तो मैं करेक्टर इंक्लूड कर सकता हूँ, और मज़ा आ गया। ठीक है, तो एक बार पढ़ना कि टेम्पलेट टाइप नेम टी क्या होता है, एक बार इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना दोस्त। ठीक है, ठीक है, तो कहाँ है तुम्हारी सीपीपी रेफरेंस थियरी? एक बार इसके बारे में पढ़ना क्या होता है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन जाके स्टडी करना, मज़ा आएगा। अभी हम आते हैं वापस। इस प्रकार से तुमने एक जेनेरिक ग्राफ क्रिएट कर लिया है जो कि कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। ठीक है, चलो एक और चीज़ तुमने सीख ली, एक और चीज़ तुमने सीख ली। ठीक है, ये एक और चीज़ तुम्हें सिखा दी हमने। अब फटाफट हम बढ़ सकते हैं ट्रैवर्सल के तरीकों के ऊपर। हमने बोला एक ग्राफ क्रिएट कर दो इंटीजर टाइप का, जी बढ़िया। तो इतना हमने क्रिएट कर लिया अभी तक। अब हम आएंगे फटाफट ट्रैवर्सल के तरीकों के ऊपर, पर उस पर जाने से पहले मुझे बताओ फटाफट कि तुम्हारे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर, तुम्हारे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? क्योंकि वहाँ पर तुमने 2D एरे क्रिएट किया है n क्रॉस n साइज का, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वहाँ पर n स्क्वायर मार्क हो जाएगी, या O ऑफ V स्क्वायर मैं कह सकता हूँ। V का मतलब वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स। अगर मैं बात करूँ वर्स्ट केस की बात करूँ तब भी सेम ही रहेगा, तुम अगर एवरेज केस की बात करो तब भी सेम ही रहेगा, कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है दोनों केसेस के अंदर। पर अगर एडजेसेंसी लिस्ट की बात करूँ, एडजेसेंसी लिस्ट के अंदर तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एवरेज केस के अंदर कितनी रहेगी और वर्स्ट केस के अंदर कितनी रहेगी? देखो, एवरेज केस के अंदर तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी मानी जाती है तुम्हारी O ऑफ V प्लस E, तुम्हारी नंबर ऑफ नोड्स प्लस एजेस। और वर्स्ट केस के अंदर सारी के सारी एजेस, जितनी एजेस बन सकती है वो सारी की सारी एजेस बनेंगी, तो तुम्हारी एट मैक्स V स्क्वायर एजेस बन सकती हैं, तो तुमने बोल दिया O ऑफ V स्क्वायर एजेस बन गई यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार है। तो अगेन तुम्हारा ये मैच कर जाएगा वर्स्ट केस, पर एवरेज केस में V प्लस ही माना जाता है इसको। ठीक है, ये एक नॉर्मल सी चीज़ थी। अब ट्रैवर्सल के कुछ तरीके बढ़ रहे हैं ग्राफ के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से तुम दोनों तरीके पढ़ चुके हो वैसे यार। तुमने क्या वो करा था, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करा था, तो वही होता है BFS। तो पहला तरीका जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, जिसको हम कहते हैं BFS। हमने कहा ब्रेथ फर्स्ट सर्च। और तुम सभी ने रिकर्जन पढ़ा हुआ है, तुम सभी ने रिकर्जन पढ़ा हुआ है। क्या तुमने प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ट्रैवर्सल पढ़े थे? हाँ पढ़े थे, उसे DFS कह देते हैं भाई, डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ऑलरेडी पढ़ रखी है चीज़ें, पर हाँ एक बार ग्राफ पे अप्लाई करके देखनी है। कुछ नया नहीं है, कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बस अप्लाई करके देखना है एक बार। ठीक है, मेहनत लगती है भाई ग्राफ में, मानना पड़ेगा, बोलना ज़्यादा पड़ता है इसमें, क्योंकि तुम्हारा वो नोशन ब्रेक करना है ना मुझे कि भाई मुश्किल नहीं है ये, मुश्किल नहीं है ये, तो मेहनत लग रही है इसमें अच्छी खासी। तो मैंने बोला चलो ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने बोला कि यार मान लो ये इससे कनेक्टेड है, 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 और फिर ये इससे कनेक्टेड है और ये इससे कनेक्टेड है। मैंने बोला 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। क्या बात समझ में आती है? ये तुम्हारा एक ग्राफ है, ये तुम्हारा एक ग्राफ है, ये तुम्हारा एक ग्राफ है। मैंने बोला लेट से मुझे यहाँ से ट्रैवर्सल शुरू करना है। मैंने बोला लेट से ये मेरी सोर्स लोकेशन है, लेट से ये मेरी सोर्स लोकेशन है। अब ध्यान से देखना, क्या तुम्हें वो वाला क्वेश्चन याद है, मिनिमम टाइम टू बर्न ट्री करके क्वेश्चन था एक, हर 1 सेकंड के अंदर सारे के सारे नेबर बर्न करते थे, वैसा कुछ ही है, वैसा कुछ ही है। कैसे? मैंने बोला कि सबसे पहले मैंने ये ट्रैवर्स कर लिया होगा, ठीक है,
इसके बाद अगली लेयर 1 है, फिर मैंने ये ट्रैवर्स किया होगा तो 0 आ गया, फिर 1 आ गया। इसके बाद अगली लेयर क्या है, अगली लेयर के अंदर ये भी आएगा और ये भी आएगा, तुमने ये दोनों ट्रैवर्स कर लिए होंगे। अगली लेयर क्या है, ये भी आएगा और ये भी आएगा, तो ये दोनों ट्रैवर्स कर लिए होंगे। अगली लेयर क्या है, ये भी आएगा ये भी आएगा, ये दोनों ट्रैवर्स कर लिए होंगे। 0 1 2 3 5 7 6 4 ये आंसर आएगा। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई? इज एवरी ट्री अ ग्राफ, हाँ कह सकते हो, पर इज एवरी ग्राफ अ ट्री ये कह सकते हो? नहीं कह सकते। ठीक है, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि ये तुम्हारी क्लासरूम है, ये तुम्हारी क्लासरूम है। ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हैं, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब देखो ब्रेथ फर्स्ट सर्च कैसे काम करती है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहती है मैं हर एक लेवल वाइज ट्रैवर्सल करता चलूंगा। मैंने बोला मैंने इसको ट्रैवर्स कर दिया, बढ़िया, फिर मैंने इसको ट्रैवर्स कर दिया, बढ़िया, फिर मैंने इसको ट्रैवर्स कर दिया, बढ़िया। पर अगर मैं सेम चीज़ तुम्हें कहूँ कि डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इसी में डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात कर रहा होता तो क्या होता, देखो क्या होता। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता, तुमने यहाँ से शुरू किया, फिर तुम और अंदर गए, फिर तुम और अंदर गए, और आगे नहीं जा सकते, वापस आओ वापस आओ। ठीक है, फिर तुम यहाँ पे गए, फिर तुम और अंदर गए और अंदर गए, वापस आओ, फिर यहाँ गए और अंदर गए और अंदर गए, वापस आओ, यहाँ गए और अंदर गए, वापस आओ, खत्म। ये तो कर रखा है रिकर्जन के अंदर हमने, यही तो करते थे रिकर्जन के अंदर हम, राइट। तो ये डेप्थ फर्स्ट सर्च का लॉजिक है। पर ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या कहती है, पहली लेयर पे आ गए पूरी निपटा दो, अगली लेयर पे आ गए पूरी निपटा दो, अगली लेयर पे आ गए पूरी निपटा दो। सेम तुम्हें अच्छे समझ में कब आएगा, जब तुम वो बर्न ट्री वाला क्वेश्चन सोचोगे दिमाग में कि पहले सेकंड में मैंने ये बर्न कर दिया, अगले सेकंड में क्या बर्न होगा, जो भी इससे कनेक्टेड होगा, तो इससे ये कनेक्टेड है, अगले सेकंड में ये बर्न हो गया, अगले सेकंड में क्या होगा, जो भी इससे कनेक्टेड है वो बर्न हो जाएंगे, तो ये दोनों बर्न हो गए। अगले सेकंड में क्या होगा, ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये दोनों बर्न हो गए, अगले सेकंड में क्या होगा, ये दोनों कनेक्टेड हैं, ये बर्न हो गए। तो बर्न ट्री वाला क्वेश्चन अगर तुमने कर रखा तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा, वो तुम्हें और अच्छे समझ में आएगा ब्रेथ फर्स्ट सर्च। डिड वी सॉल्व बर्न ट्री क्वेश्चन, कराया तो था भाई लक्ष्य भैया ने तुम्हारे होमवर्क रिकॉर्डिंग्स के अंदर, जहां तक मुझे याद है। पर अगर तुमने बर्न नहीं भी कर रखा तब भी ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है ना भाई इसके अंदर, अगर तुमने बर्न ट्री वाला नहीं भी कर रखा तब भी समझाया तो तब भी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो मैंने क्या बोला, ब्रेथ फर्स्ट सर्च का मतलब है कि हर एक, जैसे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करते थे ना, लेवल वाइज ट्री को ट्रैवर्स करते थे, वही सेम तरीके से ट्रैवर्स करना है। तुमने बोला अभी अज्यूम कर लो दिमाग में कि तुम्हारा लेवल 0 चल रहा है, ठीक है, तो तुमने इसको ट्रैवर्स कर लिया, आंसर आ गया 0। फिर तुम अगली नोड पे गए, एक ही ऑप्शन है जाने का, अगली नोड पे गए तो तुमने लेवल 1 पे आ गए, पहले लेवल 0 थे अब लेवल 1 पे आ गए, तुमने इसको ट्रैवर्स कर लिया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद लेवल 2 में क्या क्या पड़ा हुआ है, लेवल 2 में तुम्हारे पास ये वाली 2 नोड पड़ी है, तुमने इन दोनों को ट्रैवर्स कर लिया, 2 और 3 आ गया। अब लेवल 3 कौन सा है, ये दोनों नोड जो है लेवल 3 के अंदर आ रही है, तुमने इन दोनों को ट्रैवर्स कर लिया, 5 और 7 आ गया। अगला लेवल कौन सा है, ये दोनों नोड जो है अगले लेवल में आ रही है, तुम्हारा आंसर 6 और 4 आ गया। इन शॉर्ट ऐसे लेवल वाइज तुम पूरा प्रिंट करते जाओगे और कहानी खत्म। 2 3 5 ऑन द सेम लेवल, कैसे सेम लेवल पे हो जाएंगे यार, कैसी बात कर रहे हो तुम। 1 से सिर्फ 2 और 3 कनेक्टेड है तो ये सेम लेवल पे हुआ ना, 5 थोड़ी कनेक्टेड है, 5 तो 3 के बाद आ रहा है। लेवल का मतलब ये नहीं कि तुम्हें स्लाइड के अंदर सेम लाइन में दिख रहे हो तो सेम लाइन प्रिंट करते हो, उसको लेवल नहीं कहते। लेवल का मतलब है एजेस का लेवल। तो अगेन मुझे याद दिलाओ लेवल और ट्रैवर्सल हमने कैसे किया था, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कैसे किया था हमने, क्यू से किया था। तो क्या इसको भी क्यू से मैं कर सकता हूँ, क्या इसको भी क्यू से मैं कर सकता हूँ, मैंने कहा सोच सकते हैं, मैंने कहा सोच सकते हैं, ट्राई कर लेते हैं, आ जाओ ट्राई करते हैं। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले यहाँ पे मैं इसकी एज लिस्ट बना लेता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी एज लिस्ट बना लेता हूँ। मैंने बोला सबसे पहले 0 से 1 एक एज है, ठीक है, और हमने बोला 1 से 0 भी एक एज है, फिर आया 1 से 2, 1 से 2, 2 से 1, 1 से 3, 3 से 1, फिर आया 3 से 5, 5 से 3, 3 से 7, 7 से 3, 7 से 6, 6 से 7, 7 से 4, 4 से 7, यही बनेगी एज लिस्ट, येस और नो। अब इसके बाद मैं तुम्हें ले आया एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर, इसके बाद मैं तुम्हें ले आया एडजेसेंसी लिस्ट के ऊपर, बनाओ फटाफट। मैंने बोला सारी की सारी नोट राइट डाउन कर लो, ये आ गई 0, ये आ गई 1, ये आ गई 2, ये आ गई 3, ये आ गई 4, 5, 6 एंड 7। 0 के साथ कौन कौन कनेक्टेड है, आपने बोला 0 से सिर्फ 1 कनेक्टेड है, 0 का नेबर सिर्फ 1 है।
1 के साथ कौन कौन कनेक्टेड है? 1 का नेबर है सिर्फ 2 और 3। 2 के साथ कौन कौन कनेक्टेड है? 2 के साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं है, सॉरी 1 कनेक्टेड है। 3 के साथ कौन कौन कनेक्टेड है? 3 के साथ 1 5 7, 1 5 7। 1 के साथ 0 भी तो कनेक्टेड है, 0 भी आएगा, 2 3 0। 4 के साथ सिर्फ 7 कनेक्टेड है। 5 के साथ सिर्फ 3 कनेक्टेड है। 6 के साथ सिर्फ 7 कनेक्टेड है, और 7 के साथ 4 6 और 3, मैंने बोल दिया 3 4 एंड 6। चेक कर लो एक बार, वेरीफाई करो सही है कि नहीं है। बाय डिफॉल्ट डायरेक्टेड ग्राफ अज्यूम करते हैं। बेटा कहाँ से लग रहा है डायरेक्टेड ग्राफ? बताओ मुझे, कहाँ से लग रहा है डायरेक्टेड ग्राफ? इसमें ऐसा मैंने क्या किया कि तुम्हें डायरेक्टेड लग गया? ये मैंने एरो लगाए हैं इसमें कहीं पे। अरे बेटा, जब यहाँ पे एरो लगा होगा तुम डायरेक्टेड मानोगे, नहीं लगा होगा अनडायरेक्टेड मानोगे। इसमें तो कोई बात ही नहीं है। एरो लगा डायरेक्टेड मानो, नहीं लगा तो मत मानो। बाय डिफॉल्ट क्या चीज़ होती है यहाँ पे? अगर तुम एडजेसेंसी लिस्ट की बात कर रहे हो तो यहाँ पे तो नॉर्मल बात है, 0 से ये एरो लगा पड़ा यहाँ पे, तो तुम मानोगे 0 से यहाँ तक आ जाए, 1 से यहाँ तक आ जाए, 2 से यहाँ तक आ जाए, ऐसे मान के चलोगे, राइट? एडजेसेंसी लिस्ट तुमने यहाँ पे क्रिएट कर ली भाई। आगे चलते हैं अगले केस पे चलते हैं। और क्या चाहिए होगा हमें? और हमें क्यू चाहिए जिसके अंदर मैं जिसके द्वारा आंसर निकालूंगा। तो मैंने क्यू बना लिया यहाँ पे, इसके द्वारा आंसर निकालूंगा मैं, ठीक है? ऐसे थोड़ी बनाते हैं भैया क्यू। मैंने कहा ओके सॉरी गाइस, तो मैंने क्यू बना लिया ऐसे। ये भी हो गया, ठीक है? अब एक चीज़ ध्यान से ऑब्जर्व करना, एक चीज़ बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। शुरू करते हैं। मैंने बोला मेरी सोर्स लोकेशन क्या है, मेरा सोर्स क्या है, मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखना भाई, एक ही बार करूँगा, दूसरी बार नहीं करूँगा, पहले देख लो प्यार से। मैंने कहा ध्यान से देखना, सोर्स 0 है, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। सोर्स 0 है, 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, क्यू के अंदर 0 इंसर्ट कर दिया। ओके, पहला काम डन, पहला काम डन। नल डालने की नीड नहीं, यहाँ पे एंडल प्रिंट नहीं करना, कोई नल डालने की नीड नहीं है, ठीक है? पहला काम डन, 0 इंसर्ट कर दिया, बहुत बढ़िया। अब सवाल है 0 इंसर्ट हो गया। अब वही जैसे लेवल और यार ये चुप होगा कौआ, हाँ जैसे लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के अंदर फ्रंट नोड निकालते थे, फ्रंट नोड निकाल लो। हाँ, तो फ्रंट नोड निकाल लिया हमने 0, हाँ इसको पॉप कर दिया। हाँ, फ्रंट नोड निकाल ली, 0 पॉप कर दिया इसको। अब मुझे क्या करना है इसके साथ? अब मुझे क्या करना है इसके साथ? इसके नेबर को इंसर्ट करना है। कॉमन सेंस की बात है, 0 का जो नेबर होगा वही अगला लेवल होगा, कॉमन सेंस। तो 0 के नेबर में 1 आ रहा है, तो मैंने यहां पर 1 इंसर्ट कर दिया। बहुत बढ़िया, और कोई इंसर्ट हो नहीं रहा। अब मेरी फ्रंट नोड क्या हो गई? 1 हो गई। अब 1 के बाद मुझे क्या इंसर्ट करना है? 1 के नेबर। तो 1 के नेबर में आ गया 2 3 एंड 0, तो मैंने 2 3 कर दिया और 0 कर दिया। पर 0 दोबारा आ गया। क्या 0 दोबारा ट्रैवर्स कर सकते हैं? नहीं। अगर मैं किसी, जैसे मान लो ये मेरा ट्री होता, ये ग्राफ होता 0 से 1, तो मैं ट्रैवर्स करके ऐसे ही फंस जाता। 0 से 1 जाता, 1 से 0 जाता, 0 से 1 जाता, 1 से 0 जाता, इनफिनाइट लूप में फंस जाता। तो मुझे एक तरीका ऐसा चाहिए जिससे मैं 0 को दोबारा ना डालूं, ऐसा एक तरीका लेके आना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पर एक और डेटा स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, एक विजिटेड का डेटा स्ट्रक्चर रखना पड़ेगा, जो कि ये अपने पास दिमाग में रखेगा कि कौन सी नोड को विजिट कर लिया गया है, कौन सी को विजिट नहीं किया गया। एक मैप का यूज़ कर लेंगे बेसिकली। तो यहाँ मैप का कर लो, चाहे का कर लो, जो तुम्हें चलेगा, पर मैप ही कर लेना। तो यहाँ पर तुमने बोला कि स्टार्टिंग में 0 विजिटेड नहीं है, स्टार्टिंग में 1 विजिटेड नहीं है, F मतलब फॉल्स, 2 विजिटेड नहीं है, 2 मतलब फॉल्स, सॉरी 2 विजिटेड नहीं है, F मतलब फॉल्स, 3 भी नहीं है विजिटेड, 4 भी नहीं है विजिटेड, 5 भी नहीं है विजिटेड, 6 भी नहीं है विजिटेड एंड 7 भी नहीं है विजिटेड। तो ये विजिटेड डेटा स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रैक रखेगा कौन सी नोड विजिट हो चुकी है, कौन सी नोड विजिट नहीं हुई है। क्या ये बात समझ में आई? ये जानबूझ के मैंने बताया नहीं था पहले ताकि इसकी नीड समझ में आए कि क्यों चाहिए ये। तो ये बात समझ में आती है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमने क्या बोला? हमने बोला क्यू बनाओ, दोबारा से बना दी क्यू। सबसे पहला काम मैंने क्या बोला? मैंने बोला सोर्स को हमने 0 मान लिया। हमने बोला क्यू के अंदर सोर्स को पुश कर दो, और हमने यहाँ पे क्यू के अंदर सोर्स को पुश कर दिया है, ठीक है? हमने इसको पुश कर दिया है, और हमने बोला सिंपल सा कि इसको विजिटेड भी मार्क कर देना, विजिटेड ऑफ 0 को ट्रू मार्क कर देना। तो तुमने यहाँ पर इसको ट्रू मार्क कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? इनिशियली हमने ये स्टेप किए हैं,
इनिशियल स्टेप्स। और उसके बाद का लॉजिक तुम्हें पता है कि जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती तब तक अपना लॉजिक रन करोगे तुम। जब तक तुम्हारी क्यू एम्प्टी नहीं होगी तुम्हारा जो लॉजिक है वो तुम रन करने वाला। लॉजिक क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रंट नोड निकालते हैं। तो मैंने बोला फ्रंट नोड हमने निकाल ली, फ्रंट नोड मेरी हो गई 0 और मैंने इसको कर दिया पॉप। स्टेप नंबर 1 क्या कर दिया, मैंने बोला फ्रंट नोड निकालो। स्टेप नंबर 2 क्या कर दिया, मैंने कर दिया पॉप। ठीक है, क्योंकि मुझे प्रिंट करना है, मेरा क्या प्रिंट करना है, BFS, तो प्रिंट कर दिया मैंने फ्रंट नोड को थर्ड स्टेप के अंदर। तो मेरा आंसर यहाँ प्रिंट हो गया। आंसर लेट से प्रिंट कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 प्रिंट हो चुका है, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करना है, 0 के जो भी नेबर है वो इंसर्ट करो। फोर्थ स्टेप क्या हो गया, इंसर्ट नेबर। तो 0 के नेबर कौन है, 1। पर इंसर्ट मैं सिर्फ तभी करूंगा जब वो नेबर पहले से वेस्टेड मार्क ना हो। तो 1 तो फॉल्स है, तो 1 इंसर्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो हमने 1 यहां पर इंसर्ट कर दिया। चलो ठीक है, अभी तक समझ में आ रहा है। अब मैंने फ्रंट नोड फिर से उठाई, फ्रंट नोड के अंदर आ गया 1, फ्रंट नोड को कर दिया पॉप, फ्रंट नोड को कर दिया प्रिंट, और 1 के नेबर इंसर्ट करे। इसको वेस्टेड मार्क कर देना भाई, जब भी तुम निकालोगे ना नोड को तो ऐसे करना, इसको वेस्टेड भी मार्क कर देना। इसको वेस्टेड मार्क करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। या फिर जब तुम ऐसा कर रहे हो, इसको इंसर्ट कर रहे हो तभी वेस्टेड मार्क कर देना, तब भी चल जाएगा। इंसर्ट करते हुए वेस्टेड मार्क होगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, चलो तो हमने इसको 1 को जब इंसर्ट किया होगा तो ट्रू मार्क कर दिया होगा, बढ़िया। अब 1 को हमने बोला इसके नेबर इंसर्ट करो। नेबर में आ गया 2 3 0। 2 इंसर्ट कर सकता हूँ क्योंकि फॉल्स है, 3 इंसर्ट कर सकता हूँ क्योंकि फॉल्स है, पर क्या 0 इंसर्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता क्योंकि ट्रू है, तो 0 नहीं किया। अब 2 को निकाला, एफ नोड 2 इंसर्ट कर रखा है, इसको ट्रू मार्क कर देना। 3 इंसर्ट कर रखा है, इसको भी ट्रू मार्क कर देना। एफ नोड आ गया 2, इसको कर दिया पॉप, इसको कर दिया प्रिंट। अब 2 के नेबर इंसर्ट करो। 2 का नेबर है 1, क्या 1 इंसर्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता क्योंकि ट्रू मार्क है, कोई बात नहीं। आगे चलो, एफ नोड निकाली हमने 3 को कर दिया पॉप, 3 को कर दिया प्रिंट। 3 के नेबर इंसर्ट करो। 1 कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, पहले से ट्रू है। 5 कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो। 7 कर सकता हूँ, हाँ कर सकते हो। तो 5 को ट्रू मार्क करो, 7 को ट्रू मार्क करो और इंसर्ट कर देना। अब फ्रंट नोड निकालो, फ्रंट नोड आ गई 5, इसको पॉप करो, प्रिंट करो, 5 के नेबर इंसर्ट करो। 5 का नेबर है 3 कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता, ट्रू मार्क है। 7 निकाल ली, एफ नोड आ गई 7 को पॉप कर दिया, 7 को प्रिंट कर दिया। 7 का नेबर इंसर्ट करो, 3 4 6। 3 नहीं कर सकता, पहले से ट्रू है। 4 कर सकता हूँ, 6 भी कर सकता हूँ, तो 4 और 6 दोनों में ट्रू मार्क कर दिया और दोनों को इंसर्ट कर दिया, 4 और 6 को। 4 निकाला एफ नोड के अंदर, एफ नोड आ गई 4, पॉप कर दिया, यहाँ पर प्रिंट कर दिया। इसके नेबर में 7 है, 7 पहले से ट्रू है, इंसर्ट नहीं कर सकता। 6 निकाला, एफ नोड के अंदर आ गया 6 को कर दिया पॉप, 6 को कर दिया प्रिंट। 6 का नेबर कौन है, 7 पहले से ट्रू है तो इंसर्ट नहीं कर सकता। 0 1 2 3 5 7 4 6, क्या यही आंसर आ रहा था, चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 5 7 4 6 या 6 4, जो भी तुम लिखो सही आंसर है। इस प्रकार तुमने आंसर फाइंड आउट कर लिया, इस प्रकार करा। तुम्हें एडजेसेंसी लिस्ट की नीड भी है, तुम्हें विजिटेड की भी नीड है, तुम्हें क्यू की भी नीड है। इस प्रकार तुम सॉल्व करोगे। ठीक है, BFS डन। फटाफट करते हैं इसको इम्प्लीमेंट। लेवल और ट्रैवर्सल जैसे ये कुछ मुश्किल नहीं है, दिमाग में रखोगे मुश्किल है तो फिर नहीं होने वाला। तो ट्रैवर्स करते हैं BFS। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ले लिया सोर्स तुमने सेंड कर दिया। हमने यहाँ पर क्या क्या क्रिएट करना है, हमने यहाँ पर क्रिएट करना है क्यू क्रिएट कर ली हमने T टाइप की। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें एक मैप चाहिए, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ T बूल। ठीक है, क्यू को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हें T समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम्हें ये T समझ में अभी नहीं आ रहा तो नॉर्मली तुम इसको इंट ले सकते हो, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, इसको इंट ले लो, इसको इंट ले लो, और इसको समझ में आ रहा है वो T रख के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो तुमने क्यू बना ली है, एडजेसेंसी लिस्ट तो तुम पहले से बना के बैठे हो, और तुमने विजिटेड भी बना लिया है, बहुत बढ़िया। इनिशियल स्टेप डन करते हैं फटाफट। मैंने बोला कि सबसे पहले मुझे क्यू के अंदर पुश करना है सोर्स को, और मुझे विजिटेड ऑफ सोर्स को ट्रू मार्क करना है। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब मैंने बोला वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट एम्प्टी, क्या करूं इसके अंदर,
भैया फ्रंट नोड निकालो फटाफट, फ्रंट नोड निकालो। मैंने कहा ठीक है, तो इंट फ्रंट नोड इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, फिर हमने कर दिया क्यू को पॉप, क्यू को पॉप कर दिया, और क्या करूं, और क्या करूं, आंसर प्रिंट कर दिया। हमने बोल दिया सी आउट फ्रंट नोड। उसके बाद क्या करूं, इंसर्ट कर दो नेबर्स या चिल्ड्रन, जो तुम बोलना चाहो वो बोल लो, मैं तो नेबर्स बोल देता हूँ। तो हमने बोला फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू, किसके नेबर चाहिए हमें, हमें चाहिए एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ व्हाट, फ्रंट नोड, फ्रंट नोड के नेबर चाहिए। तो हमें यहाँ पे फ्रंट नोड के नेबर मिल गए, ठीक है, तुम्हें नेबर मिल गए। तुमने सिंपल से एक बात बोली, तुमने सिंपल से एक बात बोली कि देखो बेटा जो भी नेबर है उसको मैं तभी इंसर्ट करूँगा जब वो विजिटेड नहीं होगा। तुमने बोला अगर विजिटेड नहीं है मेरा नेबर तो मैं उसको इंसर्ट कर दूंगा क्यू डॉट पुश नेबर, और उसको विजिटेड भी मार्क कर दूंगा। हो गया तुम्हारा BFS। देख लो बेटा फटाफट क्या लिखा है BFS के अंदर, देख लो भाई। सबसे पहले क्यू क्रिएट कर ली, क्यू के बाद विजिटेड वाला डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। तुमने सिंपल सा बोला सोर्स को इंसर्ट करो, सोर्स को विजिटेड मार्क करो, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो तब तक प्रोसेसिंग करो। तुमने सिंपल बोला फ्रंट नोड को निकालो, फ्रंट नोड को पॉप करो, आंसर के अंदर प्रिंट करो, और जो भी उसके नेबर हैं वो सारे के सारे नेबर इंसर्ट कर देना। नेबर इंसर्ट करने से पहले चेक कर लेना एक बार कि वो नेबर विजिटेड ना हो, क्यू के अंदर इंसर्ट करना, और इंसर्ट कर दिया तो विजिटेड भी मार्क कर देना। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, ये तुम्हारा प्यारा सा छोटू सा कोड है, पर अभी पता नहीं सही है क्या नहीं है, एक बार रन करके देखेंगे इसको, एक बार रन करके देखेंगे। तो हमने यहाँ पर ग्राफ बना रखा है इंटीजर टाइप का। हमने सिंपल से एक बात बोली, जो हमने अभी ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, ग्राफ बनाया हुआ, वही वाले सेम ग्राफ को यहाँ पे राइट डाउन करूँगा मैं अभी। पहले बना लेता हूँ कॉपी पे, फिर बार बार देखना नहीं पड़ेगा पीछे मुड़ मुड़ के। तो मैंने बोला कि 0 से 1 एज है, 1 से 2 एज है, उसके बाद 1 से 3 एज है, 3 से 5 एज है, 3 से 7 एज है, 7 से 6 एज है, 7 से 4 एज है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बढ़िया 7 एज है। मैंने बोला जी डॉट एड एज 0,1,0, 0 लास्ट वाला 0 क्या दर्शा रहा है, अनडायरेक्शनल एज दर्शा रहा है, अनडायरेक्टेड एज दर्शा रहा है, यानी कि बाई डायरेक्शनल एज होगी। 0 से 1 है, उसके बाद 1 से 2 है, 1 से 2 है, 1 से 3 है, 3 से 5 है, 3 से 7 है, 7 से 6 है, 7 से 4 है, बढ़िया। एक बार इसकी एडजेंसी लिस्ट चेक कर लेते हैं। एक बार इसको रन करते हैं, कोई सिंटैक्स एरर होगा तो पता लग जाएगा अभी। तो एडजेसेंसी लिस्ट आ जा बेटा फटाफट, ठीक है। 0 के लिए सिर्फ 1 है, ठीक ही होगा, ठीक है ठीक ही होगा। एक बार इसको फटाफट BFS ट्रैवर्सल करते हैं। जी डॉट BFS 0 पास कर दिया, 0 एज अ सोर्स पास किया मैंने, सोर्स नोड। आंसर आंसर 0 1 2 3 5 7 6 4, 0 1 2 3 5 7 6 4, क्या सही आंसर आ रहा है? गायब पता नहीं कैसे हो गया, अब दोबारा रन कर लेता हूँ। 0 1 2 3 5 7 6 4 सही आंसर आ रहा है, बढ़िया। तो इस प्रकार हमने BFS ट्रैवर्सल करना सीख लिया। विजिटेड हम 2 बार ट्रू क्यों कर रहे हैं? विजिटेड बेटा 2 बार नहीं कर रहे हैं, जितनी नोड्स हैं उतनी बार कर रहे हैं। यहाँ पर विजिटेड ट्रू किया है तुमने, किसके लिए? सिर्फ इस नोड के लिए। ये पूरा एरे विजिटेड नहीं मार्क हो रहा, पूरा ट्रू मार्क नहीं हो रहा, सिर्फ सोर्स वाली नोड के लिए विजिटेड को ट्रू मार्क कर दिया। और जब भी तुम कोई नई नोड इंसर्ट कर रहे हो क्यू के अंदर, जब भी तुम कोई नई नोड इंसर्ट कर रहे हो क्यू के अंदर, उस नई नोड को भी विजिटेड मार्क कर रहे हो। 2 बार नहीं कर रहे, हर किसी नोड के लिए मार्क कर रहे हैं। लाइन नंबर 37 से क्या हो रहा है? एक मैप क्रिएट हुआ है यार नोड को मार्क करने के लिए, ये वाली नोड ट्रू है या फॉल्स है, यानी विजिटेड है कि नहीं है। ये कैसा सवाल था, किससे क्या हो रहा है? मैप क्रिएट हो रहा है इससे। तो ये था तुम्हारा BFS, ठीक है, ये था तुम्हारा BFS। ध्यान से अगर कॉम्प्लेक्सिटी देखोगे यहाँ पर तो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बनती है तुम्हारी BFS की। क्यू के अंदर क्या इंसर्ट कर रहे हो? क्यू के अंदर तुम बस नंबर ऑफ नोड इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, क्यू के अंदर नंबर ऑफ नोड इंसर्ट कर रहे हो, और तुम अपनी एडजेसेंसी लिस्ट को भी ट्रैवर्स कर रहे हो। यहाँ पे तुम क्यू के अंदर नंबर ऑफ नोड इंसर्ट कर रहे हो, देखो यहाँ पे ये नंबर ऑफ नोड इंसर्ट हो रहा है, और यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट को ट्रैवर्स कर रहे हो, ठीक है।
तो यहाँ पर तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ V प्लस E हो जाएगी। V इज़ नंबर ऑफ नोड, E इज़ नंबर ऑफ एजेस। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर तुमने सॉल्व कर लिया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर तुमने सॉल्व कर लिया है BFS। अब हम जा सकते हैं, अच्छा एक और केस है जो हमने पढ़ाया नहीं है, जहाँ पे जनरली बच्चा फंसता है, वो समझते हैं क्या केस है। वो केस क्या है? ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा ग्राफ ऐसा पूरा का पूरा कनेक्टेड हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे अभी हमने ग्राफ देखा ना, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, फिर ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ऐसा करके कुछ कनेक्टेड कर ग्राफ बना हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ ऐसा सिंगल एंटिटी हो। एक ग्राफ ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है। कैसे? मैंने बोला इस डब्बे के अंदर जो भी तुम देखने वाले वो सिंगल ग्राफ माना जाएगा, वो सिंगल ग्राफ माना जाएगा। मैंने बोला इसके अंदर ये ऐसे आपस में कनेक्टेड हैं, फिर ये अलग से। अब तुम्हें देख के क्या लग रहा है? दो ग्राफ हैं। तुम्हें देख के क्या लग रहा है? दो ग्राफ है? नहीं, ये सिंगल ग्राफ है। हमने बोला ये इस ग्राफ का पहला कंपोनेंट है, कंपोनेंट C1, ये ग्राफ का दूसरा कंपोनेंट है, कंपोनेंट C2, पर ओवरऑल ये एक सिंगल ग्राफ है। पर क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट ग्रेटर देन 1 है, तो मैं इसको कहता हूं डिसकनेक्टेड ग्राफ। डिसकनेक्टेड ग्राफ इसे कहते हैं डिसकनेक्टेड ग्राफ। पर सवाल है कि इसे कैसे हैंडल करते हैं। सोर्स दो हो जाए नहीं, सोर्स तो एक ही रहेगा दोस्तों, अभी भी सोर्स तुम्हारा एक ही रहेगा, सोर्स दो नहीं होने वाले। यहाँ पे 50 कंपोनेंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही कंपोनेंट हो, ठीक है। इसे हैंडल कैसे करते हैं ये देखते हैं एक बार फटाफट। इसे हैंडल करने का एक ही तरीका है, उसको ध्यान रखना एक बार। इसी तरीके से तुम्हें, मेरी आवाज़ आ रही है ना तुम्हें? तो इसे हैंडल करने का ये तरीका है, ध्यान से ऑब्जर्व करना बेटा। हमेशा ये लगाना, चाहे तुम्हारा डिस्कनेक्टेड हो चाहे ना हो, ये तरीका हमेशा लगाना। कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। जहाँ पर भी तुम्हारी कॉल है ना BFS की, उसको इस प्रकार कर देना। तुमने बोला एक फॉर लूप चलाओ, फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन 8 या फिर लेस देन इक्वल टू 7। मैंने यहाँ पे 7 क्यों लिखा है? मैंने यहाँ पे 7 क्यों लिखा है? क्योंकि मेरी नोड 0 से लेके 7 तक एग्जिस्ट कर रही है। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या बोला? हमने एक फॉर लूप लगाया है। फॉर लूप हमने लगाया कि सारी नोड्स के ऊपर, ठीक है। हमने एक फॉर लूप लगा दिया, एक लूप लगाना है बेसिकली सारी नोड्स के ऊपर। और हमने बोला हम हर नोड को एज अ सोर्स लोकेशन मान के हिट मारेंगे। तो हमने बोला कि अगर विजिटेड नहीं है, अगर विजिटेड नहीं है, क्या विजिटेड नहीं है? ये i वाली नोड विजिटेड नहीं है, तो मैं इसके लिए कॉल कर दूंगा g.bfs ऑफ i। ये करना है तुम्हें, या तुम्हें हर बार करना है इसी तरीके से, चाहे कनेक्टेड हो चाहे डिसकनेक्टेड हो, इसी प्रकार से कॉल करना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा अगर वेस्टेड होगा तो कॉल ही नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वेस्टेड होगा तो कॉल ही नहीं जाएगी। पर सवाल ये है कि वेस्टेड वाला डेटा स्ट्रक्चर यहाँ थोड़ी बना है, वो तुमने कहीं और बना रखा है, तो उसको यहाँ बनाना पड़ेगा बेटा, फिर उसको यहाँ बनाना पड़ेगा। तो तुमने क्या किया? तुमने इसको यहाँ से कर दिया कट, तुमने कट कर दिया यहाँ से, और तुमने कर दिया इसे यहाँ पर पेस्ट, और तुमने यहाँ पर फंक्शन कॉल के अंदर इसको पास कर दिया, बाय रेफरेंस पास कर देंगे, और हमने यहाँ पर इसको पास कर दिया। क्या बात समझ में आती है? इस प्रकार से। तो तुम्हें जब भी डिसकनेक्टेड कंपोनेंट को हैंडल करना हो, तुम इस प्रकार से हैंडल करोगे। तुम हर नोड को सोर्स मान के कॉल मारोगे, तुम हर नोड को सोर्स मान के कॉल मारोगे। यहाँ पर कुछ भी रिडंडेंट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कुछ चीज़ पहले से सॉल्व होगी दोबारा सॉल्व करने जा रहे हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे इफ कंडीशन लगा रखी है कि अगर वो नोड विजिटेड नहीं है तो ही कॉल मारोगे। कॉमन सेंस की बात है। अगर सिंगल ग्राफ होता तो एक कॉल के अंदर ही पूरा का पूरा ग्राफ विजिटेड हो जाता, तो और कोई कॉल ही नहीं जाती। पर अगर डिसकनेक्टेड ग्राफ है तो बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज के लिए कॉल भेजनी ही पड़ती। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, यहाँ पर लिख लो फट। लेस देन इक्वल टू 7 का मतलब यहाँ पर ये है बेसिकली, यहाँ पर तुम्हें लेस देन इक्वल टू n लिखना है, ठीक है। n यहाँ पे तुम्हारी नंबर ऑफ नोड्स हैं, यहाँ पे तुम्हारी n जो है नंबर ऑफ नोड है, n तुम्हारी 8 है, ठीक है। 8 नोड्स हैं तुम्हारे पास, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो n तुम्हारा यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स इन ग्राफ है, ऐसा करके लिख दो। क्या बात समझ में आती है? इस प्रकार। अब ठीक है, ठीक है। तो ये तुमने BFS सीख लिया, लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है BFS की। स्पेस की बात करो चाहे टाइम की बात करो, बढ़िया मज़ेदार BFS सॉल्यूशन तुम्हारे सामने तुम्हारी प्लेट में है, एकदम बढ़िया चल रहा है, सुंदर सुशील, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है DFS। उसे फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने बोला कि मान लो सेम ही ग्राफ होता और इसी को मुझे DFS के द्वारा करना पड़ता, तो क्या होता? तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता। हमने बोला ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो अगर DFS के द्वारा मुझे सॉल्व करना पड़ता तो कैसे होता है, एक बार ये समझ लेते हैं। तो हमने क्या बोला? ये है तुम्हारा सोर्स, और यहाँ से DFS की कॉल मारते हैं।
तो मैं 0 पे आया, 0 सबसे पहले मेरा 0 की कॉल चली गई, 0 प्रिंट कर दिया। उसके बाद 0 के नेबर में गया, 0 का नेबर सिंगल दिख रहा है मुझे 1, 1 पे गया, 1 की कॉल गई, 1 प्रिंट कर दिया। अब 1 के बाद मेरे पास नेबर में 6 भी है, मेरे पास 4 भी है। तुम कोई भी कॉल ले सकते हो, कोई भी ऐसा इशू नहीं है कि तुम्हें 4 ही लेना है या 6 ही लेना है। मैंने लेट से 4 ले लिया, 4 की कॉल गई, 4 प्रिंट हो गया। 4 के बाद चॉइस है 5 में जाऊँ या 3 में जाऊँ, तुम्हारी मर्जी, जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो। मैं 3 में चला गया, मैंने 3 प्रिंट कर दिया। 3 के बाद चॉइस है 2 में जाऊँ कि 7 में जाऊँ, मैं 7 चला गया, 7 प्रिंट हो गया। 7 से वापस आया, अब एक ही चॉइस बची है 2 में जाने की, 2 में चला गया, 2 प्रिंट हो गया। वापस आया, एक चॉइस बची है 5 जाने की, 5 में चला गया, 5 प्रिंट हो गया। वापस आया, एक चॉइस बची है 6 में जाने की, 6 में चला गया, 6 प्रिंट हो गया। वापस आया। ये तो सिंपल रिकर्जन ही तो है। 0 1 4 3 7 2 5 6 आंसर आ गया। सिंपल इट इज। तो तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें एक लोकेशन की कॉल आई है, तुमने बोला DFS ऑफ 0 की कॉल आई, तो DFS ऑफ 0 की कॉल आती, तुमने क्या किया? तुमने स्टेप नंबर 1 0 को प्रिंट कर दिया। यस और नो? यस और नो? बढ़िया। अब 0 को प्रिंट कर दिया तो 0 को विजिटेड भी मार्क कर दो, विजिटेड मार्क कर दो। अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कोड करते कुछ और लगे तो कुछ और कर लेंगे। विजिटेड भी मार्क कर दो। उसके बाद क्या कर रहे हो? उसके बाद कुछ नहीं, जो भी उसके नेबर हैं, नेबर पे रिकर्सिव कॉल। यही 3 स्टेप हैं और क्या है। चलो और ट्राई करते हैं सॉल्व करने का इसको। तो हम आ गए यहाँ पे, हमने बोला सिंपल, यहाँ पे वापस आते हैं। अगेन DFS के अंदर भी तुम्हारे डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट हो सकते हैं, तो मैंने सेम लूप को कर लिया कॉपी और मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ठीक है जी। देखो क्या हुआ यहाँ पे, हमने बोला DFS के लिए भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं दोस्त, DFS के लिए भी हम सेम चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेट से एक और विजिटेड बना दिया और इसको पास कर दिया इसके अंदर। ठीक है, तो DFS के लिए भी सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं। एक फॉर लूप लिखा और उसमें विजिटेड अगर नहीं है तो उसके लिए कॉल मार दिया एज अ सोर्स। तो DFS का फंक्शन फटाफट लिखना पड़ेगा मुझे एक बार। तो मैं गया यहाँ पे, मैंने DFS का फंक्शन लिख दिया। मैंने बोला वॉइड DFS, एक तो मेरे पास सोर्स आ गया। यहाँ पे इंटीजर लिख रहा हूँ, तुम्हें अगर जेनेरिक लिखना हो T तो तुम लिख सकते हो। और यहाँ तुमने अपना विजिटेड बना दिया, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा बूल। बढ़िया। अब तुमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहला स्टेप क्या था कि जो भी सोर्स के लिए कॉल आई है उसे प्रिंट कर दो। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने प्रिंट स्टेप कर दिया। मैंने बोला प्रिंट सोर्स। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या है? मेरी आवाज़ आ रही है? बढ़िया। तो अगर स्टेप अगर प्रिंट कर दे तो विजिटेड भी मार्क कर दो। अभी मेरा दिमाग ये कह रहा है अगर कुछ और गलत लगा तो ठीक कर लेंगे बाद में। विजिटेड भी मार्क कर दो सोर्स को। ठीक है, सेकंड स्टेप भी हो गया। अगला स्टेप क्या है कि भैया जो भी चाइल्ड हैं वो सारे उनके लिए कॉल मार दो। तो हमने बोला कि फॉर ऑटो नेबर बिलोंग्स टू ADJ लिस्ट ऑफ जो भी आपका सोर्स आया, जो भी आपका नेबर आया। आपने क्या किया नेबर के साथ? आपने सिंपल चेक किया कि बेटा अगर ये नेबर जो है विजिटेड नहीं है, तो मुझे क्या करना है? नेबर विजिटेड नहीं है तो कॉल मार दो इसकी, DFS ऑफ नेबर कॉमा विजिटेड। क्या बात समझ में आती है? खत्म। ये रहा, आसान है कोड। प्रिंट कर दिया, विजिटेड ट्रू मार्क कर दिया, बाकी नेबर सेंड कर दिया। आसान है, ये तो आसान है भैया। पता कैसे चलेगा कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ है, नॉट टू डिफरेंट ग्राफ, या ये क्वेश्चन में गिवन होगा? क्वेश्चन में गिवन हो सकता है, पर आप मान के चलो कि डिस्कनेक्टेड ग्राफ होगा ही होगा, ऐसा कुछ मान के चलो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा ना दोस्त। तुम अगर ये वाला लूप लगा रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम्हारा अगर मान लो डिस्कनेक्टेड नहीं होता तो तुम्हारा आंसर गलत आता। तुम्हारा आंसर गलत नहीं आएगा इस लूप को लगाने से, तो इसको एज अ गुड प्रैक्टिस लेके चलो साथ में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कॉल कर दिया इसको, देखते हैं आंसर क्या आता है। DFS आ ही नहीं रहा ये क्या हो गया? DFS आ ही नहीं रहा। कहाँ गलती कर दी हमने? कहाँ गलती कर दी भाई साहब? कहाँ गलती कर दी मैंने?
विजिटेड टू नहीं बनाया है, ये बनाया तो हुआ विजिटेड टू। अच्छा यहाँ विजिटेड टू नहीं लिखा ना। अब रन करो। क्या आंसर आ रहा है? 0 1 2 3 5 7 6 4 8। 8 कहाँ से आ गया भाई? अरे लेस देन इक्वल टू एन नहीं भाई, लेस देन एन चला। अब रन कर। जीरो 1 2 3 5 7 6 4 वेरीफाई करते हैं, आ जाओ। 0 1, ये ग्राफ अलग है ना, इस ग्राफ पे थोड़ी करना है, इस वाले ग्राफ पे। इस पे देखते हैं डी एफ ऐसा बन सकता है कि नहीं बन सकता। तो हम यहाँ पे आए, हमने बोला 0 पे गया, ठीक है, फिर 1 पे गया, ठीक है, फिर 2 पे गया, ठीक है, वापस आया, यहाँ पे गया, 3 पे गया, ठीक है, उसके बाद कहाँ पे गया, 5 पे गया, 5 पे गया, वापस आया, 7 पे गया, फिर अब 6 पे गया, वापस आया, 4 पे गया, वापस आया, वापस आया। बढ़िया, सही लग रहा है, सही लग रहा है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, बी एफ एफ जैसा सेम आंसर तो नहीं दे दिया इसने कहीं। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, सेम आंसर तो नहीं दे रहा। आ तो सेम ही रहा है, आ तो सेम ही रहा है। कैसे चेंज करें इसको, कैसे चेंज करें, कैसे चेंज करें? एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं जहाँ पे अलग अलग आंसर आ रहे हो। एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं जहाँ पे अलग अलग आंसर आ रहे हो, ठीक है। ऐसा करता हूँ मैं, कुछ ना इनकी वैल्यूज़ ऊपर नीचे कर देता हूँ। अभी इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसको ऐसा करता हूँ, ऊपर डाल देता हूँ, ठीक है। अब ट्राई करते हैं। एडजेंसी लिस्ट के अंदर बेसिकली थोड़ी पोजीशन चेंज हो जाएगी मेरे हिसाब से, पर बी एफ एस के लिए भी तो हो जाएगी वो। अलग आंसर के लिए क्या कर सकता हूँ, अलग एग्जाम्पल ले लूँ क्या कोई? चलो अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई कोई, उसके बाद चलाएंगे इसको। अलग एग्जाम्पल ले लेते हैं एक। मैंने बोला कि ये एक नोड है, इसके बाद ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, ये एक नोड है, और मैंने क्या बोला, ये एक नोड है। ज़्यादा सोच रहा हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, इतना सोचना नहीं है। ये ठीक लग रहा है। ये एग्जाम्पल लेते हैं एक बार। इसमें डी एफ एस ऐसे करके ऐसे जाएगा, और जबकि बी एफ एस ऐसे करके जाएगा। बढ़िया, ये से लग रहा है। तो ये एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, और ये बनाया। 0 1 2 3 4। तो बी एफ एस के अंदर आंसर क्या आएगा? बी एफ एस के अंदर आएगा 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। और डी एफ एस के अंदर क्या आंसर आएगा? डी एफ एस के अंदर या तो 0 1 3 2 4 आएगा, या तो आएगा 0 1 3 2 4, या फिर आंसर आएगा 0 2 4 1 3। इनमें से कुछ आंसर आना चाहिए। और इसकी एज लिस्ट क्या है? 0 से 1, 1 से 3, 0 से 2, 2 से 4, 0 से 1, 1 से 3, उसके बाद 0 से 2 एंड 2 से 4। बाकी हटा दो। एन की वैल्यू 5 है, ठीक है। अब इसके अंदर आंसर देखते हैं क्या आता है। इसके अंदर आंसर अलग आना चाहिए। बी एफ एस आना चाहिए 0 1 2 3 4, बी एफ एस आना चाहिए 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 बी एफ एस आ रहा है। बढ़िया। डी एफ एस आएगा या तो 0 1 3 2 4 या 0 2 4 1 3। बढ़िया, सही चल रहा है, सही चल रहा है। तो डी एफ एस बिल्कुल सही चल रहा है, बी एफ एस बिल्कुल सही चल रहा है, कोई भी एज सच इशू नहीं है। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। अगेन यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्सिटी आपके डी एफ एस की अगर ध्यान से देखो तो क्या बन रही है? अगेन वही सेम काम कर रहे हो, हर एक पर्टिकुलर नोड पे जा रहे हो और उसके लिए आप उसके नेबर चेक कर रहे हो। यहाँ पे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ पे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आप काम कर रहे हो। ऑफ वी प्लस सी के अंदर यहाँ पर डी एफ एस भी सॉल्व हो रहा है। तो आपने क्या सीखा आज की क्लास के अंदर? आपने सीखा कि भाई साहब कैसे आप एक ग्राफ क्रिएट कर सकते हो। आपको डायरेक्टेड ग्राफ बनाना आ गया, आपको अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाना आ गया, आपको वेटेड ग्राफ बनाना आ गया, ठीक है। ट्रैवर्स करना आ गया, ग्राफ को प्रिंट करनी आ गई। एडजेसेंसी लिस्ट ग्राफ ट्रैवर्स करने के लिए आपको बीएफएस नाम की एक एल्गोरिथम है जो कि आपकी लेवल और ट्रैवर्सल जैसी ही चीज़ है एक, उसको आपने कोड कर लिया। डीएफएस ट्रैवर्सल है, इसको आपने कोड कर लिया। आज का काम क्या है? रिवाइज करना, ध्यान से समझना कि हर एक शब्द का मतलब क्या है। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा लेंदी कोड दिख जाता है तो ऐसा लगता है कि मुश्किल होगा, पर मुश्किल है नहीं। तो एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करना। एक होमवर्क आपके लिए क्या था? आपको समझ के आना कि टेम्पलेट टाइप नेम टी लिखने से क्या होता है, कैसे मैं एक जेनेरिक ग्राफ बना सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। रिकर्जन में बेस केस,
बेस केस यहाँ पर नीड इसलिए नहीं पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर आपने विजिटेड का एक एरे ले रखा है, आपकी रिकर्सिव कॉल सिर्फ तभी जा रही है जब कोई नोड विजिटेड नहीं है। तो एक ऐसा पॉइंट डेफिनेटली आएगा जहाँ पर सारी की सारी नोड विजिटेड मार्क हो जाएंगी, तो अपने आप वो रिटर्न करना शुरू कर देगा। अब समझे? एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ सोर्स नोड, अरे बेसिकली इसका मतलब सिर्फ इतना है यार, यहाँ पे जब लिखते हैं एडजेसेंसी लिस्ट ऑफ सोर्स नोड, इसका मतलब है कि जो भी इस वाली सोर्स नोड के नेबर्स हैं वो सारे के सारे नेबर यहाँ इस वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है कि इस फॉर लूप के अंदर रिकर्सिव कॉल क्यों मारी है? क्योंकि मुझे हर एक नेबर के लिए डीएफएस कॉल करनी है, हर एक नेबर के लिए लूप लगाना पड़ा और डीएफएस कॉल करनी है तो रिकर्सिव तो लगाना ही पड़ेगा। भैया डिस्कनेक्टेड ग्राफ वाला कोड समझाओ। देखो यार बड़ा सिंपल है। अगर मान लो एक सिंगल ग्राफ होता, अगर मान लो एक सिंगल ग्राफ है, ध्यान से देखो, एक सिंगल कॉम्पोनेंट है ग्राफ के अंदर, ठीक है, और पूरा का पूरा कनेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, ऐसे पूरा का पूरा कनेक्टेड ग्राफ है मान लो, तो क्या मेरा BFS चलाऊं या DFS चलाऊं, सारी की सारी नोड ट्रैवर्स होंगी कि नहीं होंगी? BFS चलाऊं या DFS चलाऊं, होगा ट्रैवर्स कि नहीं? पूरा का पूरा ट्रैवर्स होगा, कोई भी नोड अनविजिटेड नहीं होगी, सारी की सारी विजिटेड होगी। मानोगे कि नहीं मानोगे? बिल्कुल मानना पड़ेगा। पर अगर मैं एक और कॉम्पोनेंट साथ में बना दूं तो ये वाली दो नोड अनविजिटेड रह गई, तो ये वाली दो नोड अनविजिटेड रह गई, पर मुझे नहीं पता कि कौन सी वाली नोड अनविजिटेड रह गई। तो मैंने एक लूप लगाया सारी नोड के ऊपर कि भाई 0 से लेके लेस देन n की नोड पे, हर नोड पे तुम लूप चलाओ, हर नोड को एज अ सोर्स मान के कॉल मारने की कोशिश करो। तुम इस पे गए विजिटेड है, कॉल नहीं मार सकते, इस पे गए विजिटेड है, कॉल नहीं मार सकते, इस वाले नोड पे गए विजिटेड है, कॉल नहीं मार सकते, इस पे गए कॉल नहीं मार सकते, इस पे कॉल नहीं मार सकते, इस पे कॉल नहीं मार सकते, इस पे कॉल नहीं मार सकते। फिर तुम यहाँ पे आए, अरे ये तो विजिटेड भी नहीं है, तो इसके लिए कॉल मार दी और इसे कॉल मार के इनको भी ट्रैवर्स कर लिया। ये लॉजिक है तुम्हारे फॉर लूप का। तो तुम हर एक नोड पे जाके उसको ट्रैवर्स करने की कोशिश कर रहे हो अगर विजिटेड नहीं है, ठीक है। प्रिंट कैसे होगा वही तो समझा रहा हूँ, पिछले 1 घंटे से और क्या समझा रहा हूँ। प्रिंट कैसे, क्या मतलब है इस बात का, प्रिंट कैसे होगा और क्या समझाया मैंने तुम्हें, ठीक है। चलो बाय बाय, निकलते हैं, मिलेंगे आपसे आपके क्लास के अंदर, क्लास में। बाय, धन्यवाद, जाओ रिवाइज करो, गुड नाइट।